क्या हो अगर एक सुबह उठते ही आपकी गर्लफ्रेंड लड़के में बदल जाए। एक प्यारी सी लव स्टोरी जो अचानक एक अनजानी मुसीबत में बदल जाती है, जहाँ एक लड़के को खुद को गर्लफ्रेंड साबित करना है और एक बॉयफ्रेंड को उस शक्ल में उसे पहचानना है जिससे वो पहले कभी मिला ही नहीं। जब प्यार, पहचान और जेंडर सब सवाल बन जाए तो रिश्ता कैसे बचेगा। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, इमोशन, कॉमेडी और वो ट्विस्ट है जो आपको आखिरी तक बांध कर रखेगा, आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम युंजे नाम के एक लड़के को एक कैफे में देखते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी वहाँ कोई आता है। युंजे कहने लगता है कि कैफे बंद हो चुका है, पर वो लड़का जियुन नाम की किसी लड़की की आईडी दिखाता है। ये देखकर तो युंजे सरप्राइज होता है, पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। पर वो लड़का तो रोने ही लग जाता है, उसका नाम लेता है, लेकिन युंजे उसे नहीं जानता था। पूछता है कि तुम मुझे जानते हो क्या, पर तुम हो कौन। तब वो कहता है कि ये मैं हूँ जियुन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फिर यहाँ हमें पास्ट के सीन में जियुन को दिखाया जाता है। वो एक इंटरव्यू के लिए आई थी, तब वो लोग उससे एक बुक के बारे में पूछते हैं जिसका नाम जियो ने खुद ही मेंशन किया था। वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की। इसमें प्यार के बारे में बताया गया है कि बिना प्यार के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के बाद युंजे उससे मिलने आता है, तब उसके पैर देखता है, उसे हील टाइट हो रही थी। फिर अपने बैग से स्लीपर निकाल कर उसे पहना देता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार था, उसके पैर में निशान भी पड़ गए थे, तो वो बैंडेज भी लगा देता है। तब जियोन उसे गले लगाकर कहने लगती है कि इतना प्यार करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर दोनों खाने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक ओवरनाइट ट्रिप पर जाने वाले थे, तो युंजे ने उसके लिए एकदम बढ़िया प्लानिंग कर रखी थी कि वो कब, कहाँ, कैसे कैसे जाएंगे। पर 9 बजे के बाद कोई शेड्यूल नहीं था, तो वो पूछती है कि 9 बजे के बाद हम क्या करेंगे। वो कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में रात भर तारे देखूंगा। पर वो तो कुछ और ही समझ लेती है और उसे जोर का मार के कहती है कि तुम भी क्या ही बोल रहे हो। इसके बाद युंजे उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, तब दोनों किस करने लग जाते हैं। उसी टाइम जियुन की बहन वहां से जाने लगती है, तो जियुन उसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों को शूटिंग कर रहे हो। इससे तो वो दोनों ही डर जाते हैं। तब युंजे उसे बाय करके जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन हेजी कहती है कि तुम अंदर चलो, वहाँ पे कंटिन्यू करना, और वैसे मैं तो जा रही हूँ। तो जियुन उसे चुप कराकर अपने साथ अंदर ले जाती है और वहीं घर जाकर युंजे अपनी बॉडी देखने लगता है कि क्या मेरी बॉडी है। फिर अपनी बहन से पूछता है कि देख, मेरे कंधे चौड़े लग रहे हैं ना, लेकिन वो तो उसका मजाक बनाकर वहां से चली आती है। अगले दिन वो अपने कैफे जाता है, वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता था। तब उसकी बॉस उससे मिलने आती है। वहीं जियुन अपनी बेस्ट फ्रेंड यूरी से मिलने जाती है। घर का तो उसने एकदम कचरा बना के रखा हुआ था। यूरी एक राइटर थी, उसे एक बुक जल्दी कंप्लीट करनी थी, लेकिन उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो पागल हो रही थी। तब जियुन उसे अपने और युंजे के ओवरनाइट ट्रिप के बारे में बताती है, तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पागल हो रही है और तुम ट्रिप पर जा रही हो। तो जियुन उसे ये भी कहती है कि युंजे ने कुछ खास भी सोचा है, मैं बता नहीं सकती। तो ये सुन के यूरी उसे प्रोटेक्शन देती है कि हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे लेकर जाओ। वो कहने लगती है कि पागल है क्या, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तब उसे युंजे की तारे देखने वाली बात याद आती है, वो हंसने लग जाती है। फिर वो प्रोटेक्शन को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद घर जाकर वो यूरी की लिखी हुई कहानी पढ़ने लगती है। तभी युंजे से मिलने के लिए आता है। वो एक नई कार लेकर आया था, उसे बताता है कि मेरी बॉस ने दी है, मैंने अपनी ट्रिप के बारे में उसे बताया तो उसने दे दी। वो थोड़ा सरप्राइज होती है कि एक बॉस अपने पार्ट टाइमर को इतनी महंगी गाड़ी कैसे दे सकती है। तो वो कहता है कि ये मेरे एफर्ट, मेरे डेडिकेशन की वजह से मुझे मिली है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी बॉस को एक बॉयफ्रेंड चाहिए था और वो बिल्डिंग उसकी ही थी। वो युंजे से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाओ तो ये बिल्डिंग भी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन वो उसे अपने एक फ्रेंड की फोटो दिखाता है कि ये अब बहुत ही हैंडसम हो गया है। उसकी फोटो देखकर वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, तो वो उसका नंबर दे देता है, मतलब उसके इस काम के बदले उसे ये गाड़ी मिली थी। इसके बाद दोनों फिर किस करने लग जाते हैं, तो उसकी बहन फिर से उन्हें देख लेती है, वहीं से कहने लगती है कि अंदर आकर कर लो। तब उसके हाथ में सिगरेट देकर जियोन से सुनाने लगती है कि मैं डैड को बता दूंगी। ये सुनकर तो वो भाग ही जाती है। फिर घर आकर युंजे अपनी पैकिंग करने लगता है। उसने जियोन के लिए एक नेकलेस भी खरीदा था जो कि वो उसे गिफ्ट देने वाला था, और इधर जियोन ने भी कल की तैयारी कर ली थी। फिर अगले दिन जब युंजे रेडी होकर खाने के लिए बैठता है, तो उसकी बहन उसे छेड़ने लगती है कि आज बालों को क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वो खाना खाने से पहले प्रे करने लगते हैं। तो डैड कहते हैं कि हमारा बेटा आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रहा है, तो हम भी अब थोड़े से मजे कर पाएंगे। युंजे तो चौंक ही जाता है कि इन्हें कैसे पता। वो सबसे पूछने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसके डैड तो उसे और खाने को बोलते हैं कि इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। वो बेचारा एम्बैरस होने लगता है कि ताकत क्यों चाहिए, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसे में गलती से इससे ग्लास टूट जाता है। वहीं जियुन भी सोकर उठती है, पर वो उठती नहीं, वो उठता बन गया था, क्योंकि मिरर में जब वो खुद को देखती है तो वो एक लड़का बन गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब उसे ये सब एक सपना लग रहा था, तो खुद को थप्पड़ मारने लगती है, पर ये सपना नहीं था। अब ऐसे में उसकी बहन नींद में ही वॉशरूम आती है और टॉयलेट करने लग जाती है। तब जियुन दीवार की तरफ चिपक कर खड़ी हो जाती है। उसकी बहन जब थोड़ा होश में आती है, तो उसके पैर, उसकी हाइट नोटिस करती है। तब उसे समझ आता है कि ये कोई लड़का है, और फिर उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है कि तू कौन है और अंदर कैसे आया। पर उसका फेस देखते ही वो उस पर फिदा होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लड़का बन गया था। वो उसे समझाने लगता है कि मैं जियुन हूँ, तुम्हारी छोटी बहन। पर वो तो उसे गलत जगह पे मार के भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो जियुन उसे समझाता भी है, पर हेजी तो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और कोई भी कैसे यकीन करेगा। कहती है कि एक पिद्दू सी लड़की रातों रात एक हॉट लड़का कैसे बन सकती है। तभी जियुन को अपने टैटू के बारे में याद आता है। वो अभी भी इसकी बॉडी पे था,
तो वो हेजी को दिखाता है और ये टैटू उन दोनों बहनों ने बनवाए थे। इससे तो उसे कहीं ना कहीं यकीन होने लग जाता है कि शायद ये जीवन ही है। कि तभी जीवन को टॉयलेट आने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, पर कैसे जाऊँ? मेरे पास मेल पार्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी हेल्प कर दो। हेजी तो मना करने लगती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाता है। इसके बाद देखते हैं कि युनजे जीवन को लेने आता है, पर हेजी झूठ बोल देती है कि उसकी तबीयत खराब है, दवाई लेकर वो रेस्ट कर रही है। युनजे को तो उसकी चिंता हो रही थी कि पहले वो ऐसे कभी बीमार नहीं हुई, क्या मैं उसे देख रही हूँ? पर वो उसे मना कर देती है कि नहीं, आज नहीं, और जैसे तैसे जबरदस्ती उसे वापस भेज देती है। इधर ये परेशान हो रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। रात में युनजे उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, क्या दलिया बना के लाऊं? फिर उसे मीटियो शावर की वीडियो भेजता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता था। उसे देखकर तो जीवन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब जीवन घर के बाहर नहीं निकल रहा था, तो युनजे उसके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर जाता था और दरवाजे के बाहर ही रख दिया करता था। हेजी भी ये देख देख के परेशान हो गई थी, कहती है कि ये सब खत्म कर दो, ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, या तो उसे बता दो या ब्रेकअप कर लो। अब बहुत सोचने के बाद वो युनजे को सच बताने का डिसाइड करता है और फिर वही कैफे में पहुंच जाता है। पर युनजे को यकीन होता ही नहीं। उसके पास जीवन की आईडी, डॉक्यूमेंट्स और उनकी एल्बम देखने के बाद भी उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। कहने लगता है कि तुम कोई प्रैंक कर रहे हो ना, कहीं कोई कैमरा छुपाया तो नहीं है। तो जीवन उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। तो वो खुद ही बताने लगता है कि वो कब कहाँ मिले, कैसे मिले, पहली बार उसने कौन सा फ्लावर दिया था, हर छोटी चीज बताता है। इसके बाद तो युनजे को ये लगने लगता है कि इसने जीवन को किडनैप तो नहीं कर रखा, इसलिए उसे मारने लगता है और जीवन के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ छुपा रखा है, बता, और पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है। तो जीवन उसे पहले घर लेकर आता है और तब उसके और हेजी के हाथ में वो टैटू देखकर वो भी सरप्राइज होता है कि ये सब सच है क्या। हेजी बताती है कि हमारी फैमिली में पहले भी ऐसा हुआ था, मेरी माँ के साथ भी हुआ था, पर बाद में वो ठीक हो गई थी। फिर जब युनजे जाने लगता है तो जीवन से कहता है कि ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि प्लीज मुझ पे भरोसा करो। ऐसे में तो उसे उसमें जीवन ही नजर आ रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं यकीन कर पा रहा था कि ये जीवन ही है। फिर जाते हुए युनजे को वो दिन याद आता है जब वो पहली बार जीवन से मिला था। वो दोनों तब ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे और युनजे को तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था कि तभी वहां पर वो जीवन आती है जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट थी। लेकिन फिर जीवन को भी ये पता चलता है कि वो युनजे नहीं है जिससे वो मिलने आई थी। उसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है, तो वहां से चली आती है। तो युनजे उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। तब अपनी सिचुएशन पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं, लेकिन अब ये फ्रेंड्स बन गए थे। युनजे एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट था, इसलिए वो उसे स्टार के बारे में बताया करता था और इसी बीच दोनों करीब आ गए। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। अगले दिन जीवन उसे कॉल करके घर बुलाता है। उसने उसे शेव करना सिखाने के लिए बुलाया था। अब पहले तो वो सामान रखकर भागने की सोचता है, पर फिर अंदर जाता है कि कहीं जीवन अपने गर्दन पे कटना लगा दे। फिर वो उसे शेविंग करना सिखाता है और इसके बाद तो युनजे उसे देखने लग जाता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम हो गया था। फिर जब वो जाने लगता है तो जीवन उसे रोक देता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। वो कोई ना कोई बहाना बनाता है, पर जीवन के पास हर बात का जवाब था और अब तो वो उससे अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बॉडी बिल्डर जो बन गई थी। तब जीवन उसके लिए नूडल्स बनाता है। जब वो खाने लगते हैं तो युनजे के फेस पे लग गया था, इससे वो साफ कर देता है। ये देखकर तो युनजे घबरा जाता है कि ये क्या था, क्योंकि उसके लिए वो है तो एक लड़का ही। फिर इसके बाद वो कैफे जाता है, वहाँ उसका दोस्त आया हुआ था मिनियो। तो युनजे उसे अपनी कंडीशन बताता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लड़का बन जाए और वो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो, तो वो कहता है कि मैं उससे पूछूंगा कि ऐसे कैसे हुआ, और जैसे कहानियों में होता है कि मैं उसे किस कर दूंगा तो वो वापस लड़की बन जाएगी। इसलिए वो जीवन से पूछता है कि कल कुछ हुआ था क्या, कुछ अलग सा। वो याद करके बताता है कि कल रात मैंने डबल यॉक वाला अंडा खाया था। अब इससे तो युनजे को कुछ समझ नहीं आता। तब वो याद करता है कि एक बार जीवन ने उसे बताया था कि बचपन में वो बहुत शाय थी। उसकी माँ ने उसे एक जेली दी थी कि जब भी वो नर्वस हो इसे खा ले, उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो युनजे ने उसे कहा था कि अब तुम्हें जेली की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हूँ। ये याद करके वो उसके घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद किस करके अब सब ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे किस करने लगता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जीवन और हेजी छोटी थी। तब उनके पेरेंट्स उन्हें कहानी के जरिए बता रहे थे कि प्रिंसेस बहुत ही सुंदर थी, तो जादूगरनी ने जलन के मारे उसे श्राप दे दिया और उसे एक लड़का बना दिया। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अगर तुम दोनों भी एक दिन लड़का बन गई तो। हेजी तो खुश होने लगती है कि मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी। पर जीवन कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि लड़के अच्छी अच्छी ड्रेस नहीं पहन सकते। फिर बड़े होकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी एल्बम दिखाई जिसमें उसकी माँ भी एक लड़का बन गई थी, पर तब भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर प्रेजेंट में वही सीन देखते हैं जब युनजे जीवन को किस करने के लिए उसके घर जाता है। वो उसे किस करने की बहुत हिम्मत करता है पर कर नहीं पा रहा था कि अचानक से हेजी बाहर आती है, पर वो उन्हें देख नहीं पाती क्योंकि वो दोनों दरवाजे के पीछे थे और खुश हो रहे थे कि चलो उसने देखा नहीं, पर असल में उसने देख लिया था। वो बस ना देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन ये सोच रही थी कि यार ये ऐसे में भी रोमांस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, और एक मैं हूँ। यहाँ से निकलकर युनजे ब्रिज पे जाता है। वो परेशान हो रहा था कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ये सब पता नहीं क्या हो गया। माना कि वो जीवन है उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन है तो लड़का ही। ये सोच सोच कर तो वो पागल ही हो रहा था। अब अगले दिन जीवन अपने पेरेंट्स को सच बताने के लिए उनके सैलून जाता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो जाने लगता है तो उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं, उसे अंदर आने को बोलते हैं, तो वो फिर कभी आने का बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। तभी उसे उस पब्लिशिंग हाउस से इंटर्नशिप का मैसेज आता है जिसके लिए उसने इंटरव्यू दिया था, वो सिलेक्ट हो गई थी और वो उसे ज्वाइन करने के लिए बुला रहे थे। ये देखकर तो वो परेशान ही हो जाता है कि अब ऐसे में वो कैसे जा सकता है।
तभी पास में स्कूल की कुछ लड़कियां भी उसे देखने लग जाती हैं क्योंकि वो इतना हैंडसम जो लग रहा था। उसे देखकर तो एक औरत भी वहीं रुक जाती है। अपना कार्ड देकर कहती है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तुम एक एक्टर के लिए परफेक्ट हो, तुम्हें एक्टर बनने में इंटरेस्ट है। पर वो मना कर देता है। तो वो कार्ड रखकर चली जाती है कि अगर मन बदले तो कॉन्टेक्ट कर लेना। वो लड़कियां भी कहने लगती है कि जब भी तुम डेब्यू करोगे तो हम तुम्हारा फैन क्लब बनाएंगे, तुम बहुत ही हैंडसम हो, और फिर उसके साथ फोटो लेने लग जाती हैं। जीवन अपनी स्किन का भी ध्यान रख रहा था कि न जाने का वो वापस लड़की बन जाए, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। फिर सेल्फी लेकर युंजे को भेजता है कि मैं शेविंग करना सीख गया। उसमें उसके होंठ देखकर युंजे को वो किस याद आने लग जाता है कि तभी मिन्यू भी वहाँ आता है क्योंकि वो भी उसके साथ यहाँ पर काम करता था। फोटो देखकर कहने लगता है कि बड़ी बड़ी आंखें, एकदम चिट्टा, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, मिलवाते क्यों नहीं उससे। ये सुनकर तो युंजे गुस्से में कहता है कि जाकर सफाई कर, समझे। तभी वो एक मशीन इंस्टॉल करने को बोलता है कि उसके लिए हमें बॉस से बात करनी चाहिए। उसे बोलना नहीं आ रहा था। कहता है कि क्या था वो किसी ओके। अब किस सुन के तो फिर से उसे वही किस याद आने लग जाता है। तो वो पागल हो रहा था। कहता है कि उस मशीन का नाम कियोस्क है, समझे, और वो मशीन ऑर्डर लेने वाली मशीन थी। वहीं जीवन शॉपिंग के लिए जाता है एक लड़के का सामान लेने के लिए, लेकिन फिर लड़कियों के सेक्शन में घुस जाता है और एक लिपस्टिक देखकर तो ट्राई करने वाला होता है, लेकिन अपनी शक्ल देखकर रुक जाता है कि मैं क्या ही करने वाला था। तभी उसे यूरी का मैसेज आता है। उसका आज बर्थडे था और वो खुद उसे बता रही थी कि मेरा बर्थडे याद भी नहीं है, मतलब ही कहीं की। तो वो जल्दी से गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंच जाता है, पर वो उसे देखकर चौंक जाती है और दरवाजा बंद कर देती है कि लड़का कौन है। वो तो सोचने लग जाती है कि कहीं ये कोई रिच हैंडसम तो नहीं है जो मेरे प्यार में लट्टू हो गया हो और अब कन्फेस करने आया हो, या फिर मेरी बुक का कोई फैन। अब ये सब सोचकर वो जल्दी से मेकअप और कपड़े चेंज करके बाहर जाती है। जीवन सरप्राइज होता है कि ये कपड़े क्यों पहने हैं और मेकअप भी किया है। वो हंसने लग जाती है कि मैं घर पर ऐसे ही रहती हूँ, पर उसकी एक आंख के लैशेस फेस पर आ गई थी, पर इस पे भी वो हंसने लग जाती है। जीवन समझ जाता है कि वो ऐसे तैयार होकर क्यों आई है, इसलिए उसे ये बताने के लिए कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसे उसके बचपन का एक कोड वर्ड बताती है जो वो बड़े होने तक बोलते थे, और फिर उसे वैसा ही डांस करके दिखाता है ताकि उसे यकीन हो सके। पर उसे उसके ऊपर ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहने लगती है कि प्लीज इसे बंद कर दो। फिर वो उसे अपनी सच्चाई बता देता है, इसलिए वो उसे एक क्वेश्चन पेपर देती है जिसमें सिर्फ वही सीक्रेट्स थे जो उनके बीच में थे। तो जीवन सबका सही आंसर दे देता है। अब इससे यूरी को यकीन हो जाता है कि ये जीवन ही है, इसलिए पहले तो उसे अच्छे से देखती है, एकदम तसल्ली करके। उसने इसलिए भी जल्दी यकीन कर लिया क्योंकि जीवन ने उसे इस बारे में पहले बताया था कि हो सकता है कि कभी वो लड़का बन जाए। तब उसे यकीन नहीं हुआ था, पर अब हो गया। अब जीवन को ये टेंशन हो रही थी कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, जॉब भी नहीं कर पाऊंगा। पर उसकी थर की फ्रेंड उसे क्लोज जा रही थी, बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, और सोच भी ये रही थी कि अगर युंजे ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मैं हूं ना, तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये सुन के तो उसे खांसी आ जाती है। कहता है कि मैं जीवन हूँ, भले ये भी लड़का हूँ पर हूँ तो लड़की ही। वहीं युंजी और मिनियन जब जा रहे थे तो देखते हैं कि कैफे की लाइट खुली हुई थी और अंदर उनकी बॉस बैठकर ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि युंजे ने अपने जिस दोस्त को हैंडसम बोल के उसके साथ ब्लाइंड डेट रखवाई थी, उसे देखते ही साथ वो भाग गई थी। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसके लिए मैं इतना तैयार होकर गई, और गुस्से में तो वो युंजे को जॉब से निकालने की बात तक कहने लग जाती है। बाहर से ये दोनों सब देख रहे थे और ऐसे में वो उसके पास जा भी नहीं सकते थे। तब मीनू उसे किसी चीज की जिद करने लगता है कि मुझे वो दिला। तो युंजे सोचने लगता है कि क्यों ना पहले वो किस में इस पे ट्राई करूं। कहता है कि मैं दिला दूंगा, लेकिन तुझे पहले मुझे अपने आप को किस करने देना होगा, और उसे किस करने के लिए जाने लगता है। तो कहता है कि अब तो मुझे घर चाहिए, पर वो तो सच में करने आ रहा था, तो मना करने लगता है। पर युंजे फिर से इतनी हिम्मत करने के बाद भी उसे किस नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक लड़के को किस नहीं कर सकता था। इसलिए जीवन की पुरानी फोटोज देखने लगता है कि तभी उसका ही कॉल आ जाता है। पर इस डर से नहीं उठाता कि फिर लड़के की आवाज आएगी तो उसे ब्रेकअप करने का मन करेगा। अभी वो उसके घर के बाहर ही था, उसे बाहर बुलाने का मैसेज करने की सोचता है, पर उसे देखकर छुप जाता है। उसका जीवन से मिलने का मन था, लेकिन फिर ये भी था कि उसकी शक्ल देखेगा तो उसे भागने का मन करेगा। वो जीवन तो थी पर उसकी वाली नहीं थी जिसे वो प्यार करता था। फिर रात में उसे मैसेज करता है कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। जीवन तो रोने लग जाता है ये सोचकर कि शायद वो ब्रेकअप करने के लिए आ रहा है। तभी हेजी आती है, उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो तो रजाई में छुप जाता है, पर वो सुन लेती है कि वो रो रहा था। अब अगले दिन युंजा आता है, उससे कहता है कि मैंने हमारी सिचुएशन के बारे में सोचा, ये सब जो चल रहा है मैं उसे समझ रहा हूँ, पर तुम एक लड़के हो इसलिए मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। सब कुछ पहले के जैसे नहीं है और ना ही हो सकता है। वो कुछ और बोले उससे पहले जीवन बोलने लग जाता है कि मैं भी यही सोच रहा था, तो क्यों ना कुछ टाइम के लिए हम दोस्त बन जाए, जब तक मैं वापस से लड़की नहीं बन जाता हम दोस्त बने रहे। फिर वो उसके साथ एक कैफे जाता है, दोनों वहाँ पर पबजी खेलते हैं। जीवन को ये आता था क्योंकि पहले वो अपनी बहन के साथ खेला करता था। तो उसकी आईडी देखकर युंजे चौंक जाता है क्योंकि उसका लेवल इससे बहुत ज्यादा था। युंजे बार बार मरे जा रहा था और जीवन सबको मारने पर लगा हुआ था। वो एकदम प्रो गेमर था। उसे ऐसे खेलते हुए देखकर तो युंजे बहुत ही सरप्राइज होता है क्योंकि उसे उसके टैलेंट का तो पता ही नहीं था। इसके बाद जीवन उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। तब युंजे उसे एक रेजर देता है जो वो उसके लिए खरीद के लाया था कि इससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कट नहीं लगेंगे। ये देखकर तो जीवन बहुत खुश होता है कि तुमने ही मेरे लिए लिया, मतलब उसे अभी भी उसकी फिक्र है। वो बातें कर रही रहती है कि तभी युंजे की बहन यून आ जाती है और जीवन को देखकर कहने लगती है कि ये कौन है। तब जैसे ही जीवन उसकी तरफ देखता है तो वो भी उसे देखने लग जाती है। तो जीवन कहता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ, और अपना नाम जीवन की जगह जीहुन बताता है। मतलब अब वो जीवन की जगह जीहुन बन गया था। पर उसकी बहन की तो उसे नजरें नहीं हट रही थी। अब रात में जब युंजे सो रहा था तो उसकी बहन उसके लिए कुछ काम लेकर आती है। वो गुस्सा करने लगता है कि अब तुम हाई स्कूल में चली गई हो, बड़ी हो गई हो, अपना होमवर्क खुद नहीं कर सकती। पर वो तो उसे धमकाकर चली आती है। और फिर जब युंजे उन पेपर्स को देखता है उसमें पढ़ाई का कुछ नहीं था, बल्कि क्वेश्चंस लिखे हुए थे। जीवन को क्या पसंद है, वो क्या खाता है, उससे क्लोज कैसे जाए, मतलब उसकी बहन जीवन को पढ़ाने की सोच रही थी।
फिर अगले दिन युंजे जीवन के पास आता है, कहता है कि अब तुम एक लड़के हो तो तुम्हें पूरी तरह से जीवन बनना पड़ेगा, मतलब एक लड़के जैसी लाइफ जीनी होगी, तुम्हें अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। वो कहता है कि अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, तो वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए वो मान जाता है। फिर उसे वही पेपर देता है जो उसकी बहन ने दिए थे। उन पेपर में जीवन से जुड़े 100 क्वेश्चन थे। तब उन्हें पढ़कर जीवन कहने लगता है कि इन्हें देखकर लग रहा है कि कोई लड़की अपने क्रश के बारे में पूछ रही हो। ये सोचकर तो युंजे को बहुत ही शर्म आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के इस काम के लिए कैसे मान गया। अब रात में वो पेपर्स वापस करने के लिए उसके पास गया था। उससे कहता है कि जीवन तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, समझी, इसलिए सपने देखते ही रहो। और फिर जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने लैपटॉप मुझे दिया था। वो कहता है मैंने दिया नहीं था, तूने छीन लिया था। वो कहती है हाँ हाँ जो भी हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बर्ड्स इतनी ज़्यादा पसंद है। युंजे ने लैपटॉप में बर्ड्स के नाम से कुछ अलग ही फोल्डर्स बनाए हुए थे। उसमें कुछ ऐसा था जिससे वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है कि मेरा काम कर देना, वरना मैं सबको तुम्हारे कारनामे के बारे में बता दूंगी। फिर रात भर वो उन क्वेश्चन को देख रहा था। तब एक क्वेश्चन देखता है कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करना चाहोगे। तो अब प्रेजेंट में जीवन वही क्वेश्चन पढ़ रहा था। युंजे कहता है कि इसे भरने की जरूरत नहीं है, पर जीवन को तो इन सब में मजा आ रहा था। उसे ऐसे देखकर तो युंजे को फिर से उसमें जीवन दिखाई देने लग जाती है। अब नेक्स्ट युंजे ने अपनी बहन यूना का काम कर दिया था, तो उसके बदले वो उन सारे फोल्डर्स को डिलीट कर देती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके भाई ने इसका काम कर दिया, पर ये ओरिजिनल पेपर नहीं थे, उनकी फोटोकॉपी थी और ओरिजिनल उसने अपने पास रखे हुए थे। तब यूना को चिढ़ाने के लिए युंजे कहता है कि जीवन ने बताया था एक लड़की है जिसे वो अंधा प्यार करता है, तो तू भूल ही जा, तो उसका ख्याल छोड़ क्यों देती। और फिर फटाफट से अपने रूम में घुस जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे मारने के लिए वो उसके पीछे ही आएगी। और वो सच में उसके पीछे आती है, उसका दरवाजा तोड़ने लगती है कि मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, ताकि मैं गिव अप कर दूं, और उसे दरवाजा खोलने को बोलती है। हालात सुनकर उसकी माँ उसे चुपकाकर वहां से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में जीवन को देखते हैं, वो यूरी के पास आया हुआ था। तब वो उसे कुछ बुक्स देती है कि इन्हें पढ़ लेना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक कर ले। वो कहने लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम फिलहाल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। वो हंसने लगती है, कहती है कि मैंने एक ऑनलाइन पोस्ट पढ़ी थी, वो तूने ही लिखी थी ना। ये सुनकर तो वो चुप ही जाता है, क्योंकि जीवन ने उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखी थी, अपनी स्टोरी लिखी थी कि कैसे मैं एक लड़का बन गया, तो जब तक मैं लड़की वापस नहीं बन जाता मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक करना है, उसे अपनी तरफ कैसे खींचूं। और ये पोस्ट पढ़ते ही यूरी समझ गई थी कि वो इसने ही लिखी होगी। तब यूरी उसे कुछ टिप्स देती है कि तुझे शावर लेने के बाद उसे अपना सेक्सी रूप, अपनी हॉट अदाएं दिखानी है, समझी क्या। वो ऐसा ही करता है। जब युंजे उससे मिलने आता है तो वो जस्ट नहा कर ही आया था। कहने लगता है कि मैंने वर्कआउट किया तो हॉट हो रहा था, पर वो कहता है कि कपड़े बदल लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, मतलब कि इस टिप से कोई काम नहीं बना। यूरी ने उसे दूसरी बात ये बताई थी कि उसे दिखाओ तुम कितने अच्छे, चार्मिंग और स्ट्रांग हो। तब वो यही ट्राई करता है। युंजे उसके लिए खाना बना रहा था, तो वो उसे साइड करके खुद करने लगता है, लेकिन गलती से अपनी उंगली ही काट देता है। फिर क्या, ये प्लान भी ठुस। और तीसरी बात ये बताई थी कि उसे बहुत ही प्यार से देखना है, उसे इशारे करना, तो वो वही करता है। उसे आंख मारते हुए देखकर युंजे कहने लगता है कि तुम्हारी आंख में दर्द हो रहा है क्या। इससे तो बेचारा चुपचाप खाने ही लग जाता है। यूरी ने उसे एक और स्ट्रेटेजी बताई थी। तो फिर जब युंजे जाने लगता है तो जीवन उसे आज रात यहीं रुकने को बोलता है, पर युंजे कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर मैं अभी बोलूंगा तो समझो मैं गया, मतलब इतना सब के बाद भी सब कुछ जीरो हो गया। फिर वहां से बाहर जाते ही युंजे हंसने लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जीवन क्या करना चाह रहा है। फिर अगले दिन कैफे जाता है तो मिन्यू उसे अपना दुखड़ा सुनाने लग जाता है, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड था, उसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई थी, इसलिए युंजे को कह रहा था कि मेरी हेल्प कर दे, कोई सेट करवा दे, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चल ले। कि तभी जीवन वहां आ जाती है, मतलब कि आ जाता है। उसे देखकर तो मिन्यू पूछने लगता है कि ये कौन है। वो बताता है कि ये मेरा दोस्त है। तो मिन्यू उससे ही हेल्प मांगने लग जाता है, पर वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बात करते हुए मिन्यू युंजे से कहता है कि तुम्हें जिमिन पसंद है ना, वो कोई ड्रामा की एक्ट्रेस थी। कहता है कि एक लड़की है जो उसकी तरह दिखती है, तो आज रात मेरे साथ चलो, उससे मिल लेना। ये सुनकर तो जीवन उसे घूरने लग जाता है और जेलस होकर मिन्यू से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ग्रुप ब्लाइंड डेट में जाऊंगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो कहीं युंजे ना चला जाए। फिर इसके बाद वो मिन्यू के साथ वहीं जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ब्लाइंड डेट कैंसिल हो गई। इससे बेचारा मिन्यू बहुत ही अपसेट हो जाता है, तो जीवन को अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाता है। अब जीवन युंजे को ये बता देता है, तो वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसके साथ जाओ। बस सोचने लगता है कि कहीं मेरे पीठ पीछे उन्होंने कुछ कर लिया तो। और वहीं जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो मिन्यू जीवन में बहुत सी चीजें नोटिस करता है, जैसे कि वो सर्व कर रहा था, हर चीज एकदम परफेक्ट कर रहा था, तो उसे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर ड्रिंक करने के बाद कहने लगता है कि मैं इतने अच्छे से रेडी होकर आया और लड़की ने ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दी। तो जीवन कहने लगता है कि ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारी केयर करते होंगे। उसकी बातें सुनकर मिन्यू बहुत ही इंप्रेस होता है कि आज से पहले कभी किसी ने मुझे ऐसे दिलासा नहीं दिया, इतने हैंडसम और इतने अच्छे होकर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है। तो वो कह देता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। फिर जैसे ही फोटो दिखाने लगता है तो रुक जाता है, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता था, और वॉशरूम जाने लगता है, पर गलती से लेडीज वॉशरूम चला जाता है। उसे देखकर कोई लड़की चिल्ला देती है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। फिर जेंट्स वॉशरूम में जाने के बाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। अब जैसे ही युंजे को खबर मिलती है वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। तब उसकी बहन यूना उससे एक और काम कराने के लिए आती है, लेकिन वो तो जल्दी में था इसलिए निकल जाता है। तब वो उसके बैग में वही पेपर्स देख लेती है। इधर युंजे मिन्यू के घर आता है तो उसे शर्टलेस देखकर चौंक जाता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि तूने ये क्या किया, जीवन कहाँ है। पर वो तो मजे से सो रहा था, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद वो खुद ही सो गया था। युंजे उसे सॉरी बोल के जीवन को अपने साथ ले जाने लगता है, पर वो कहता है कि तू इसे अकेले नहीं ले जा पाएगा, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी।
वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं ले जा सकता हूँ। पर थोड़ी देर बाद वो खुद भी वहीं सो जाता है क्योंकि वो ले जा ही नहीं पा रहा। तब मीनू उससे कहता है कि जीवन तेरी बहुत केयर करता है, ड्रिंक करने के बाद भी तेरा ही नाम लिया जा रहा था, वो तुझे सॉरी बोल रहा था, थैंक्स बोल रहा था और आई लव यू भी कह रहा था। तब युंजे उसे देखने ही लग जाता है और वैसे ही सो जाता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो जीवन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो वापस से लड़की बन गई थी। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में लड़की बन गई है कि एकदम से मीनू उठ जाता है तो वो जीवन को ढक लेता है कि कहीं वो उसे देख न ले और सोने की एक्टिंग करने लगता है। और फिर जैसे ही मीनू वॉशरूम जाता है तो वो जल्दी से जीवन को उठाने लगता है, पर उसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा था तो वो उसे वैसे ही ब्लैंकेट में लपेट के ले जाने लगता है। पर इतने में मीनू वॉशरूम से वापस आता है। अब वो जीवन को कहीं देख न ले इसलिए युंजे उस बेचारे के सर पे अपना सिर इतने तेज मारता है कि वो वहीं चित जाता है और जीवन को हॉस्पिटल ले जाता है। तब डॉक्टर उसको चेकअप करके बताता है कि एकदम ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। कि इतने में जीवन को होश आता है। वो थोड़ा चौंक जाती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे। और उसे ठीक देखकर युंजे जोर जोर से कहने लगता है कि तुम ठीक हो गई हो, अब तुम वापस से लड़की बन गई हो। ये सुनकर तो जीवन भी बहुत खुश होने जाती है। तब डॉक्टर और नर्स उसे ही देखने लग जाते हैं कि इन्हें क्या हो गया है, क्या इनका फिर से चेकअप कराना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले आते हैं, लेकिन वहाँ भी वीडियो कॉल पे लगे हुए थे क्योंकि उन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि तभी युंजे की बहन आती है और आज तो वो उसे बड़े प्यार से बातें करने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ ना, इसलिए तुम्हें जो पसंद हो तुम जिससे प्यार करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो समझ नहीं पाता कि ये कहना क्या चाह रही है। कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहती है कि प्यार करना कोई गलत नहीं है और फिर उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बेचारा तो बोलता ही रहता है कि दूर हट जा मुझसे, लेकिन वो तो ये सोचकर उससे ये सब कह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे लड़का पसंद है, यानी कि जीहुन। इस बीच जीहुन की बहन हेजी अपने फ्रेंड से मिलने आई हुई थी तो एक फ्रेंड उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन देती है। तब सब लोग हेजी से पूछने लग जाते हैं कि तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो क्या, और तुम काफी टाइम से सिंगल भी हो। तो सब लोग उस पर दया दिखाने लग जाते हैं और जिसकी शादी हो रही थी वो तो ये कहने लग जाती है कि तुम मेरी शादी का बुके कैच कर लेना, शायद तुम्हारी शादी हो जाए। इतना कुछ सुनने के बाद तो वो झूठ बोल देते हैं कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। ये सुन के तो वो फोटो दिखाने के लिए कहते हैं तो वो उन्हें जीवन की फोटो दिखा देती है लड़के वाले रूप में, और ये फोटोज उससे चुपके से ले ली थी। अब इतना यंग और हैंडसम लड़का देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इसे कैसे मिल गया। तो कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में कोई फोटो नहीं है क्या, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसे अभी वीडियो कॉल करने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है कि मैं इसे पूछ लूँ। जीवन को मैसेज करती है तो उसका कॉल आ जाता है, पर हेजी को पता ही नहीं था कि वो लड़की बन गई है। जीवन तो खुशी खुशी बताने लगती है कि मैं वापस से लड़की बन गई हूँ, मैं अभी टॉयलेट करके आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ, मेरे साथ रहने में मुश्किल हुई ना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बाय करके फोन काट देती है। बेचारी हेजी का तो सबके सामने मजाक बन जाता है। अब अगले दिन जीवन उठते साथ ही मिरर में देखती है वो अभी भी एक लड़की ही थी। ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नहाते टाइम उसे युंजे का कॉल आता है तो वो उसे फोटो भेजकर बताती है कि मैं अभी कॉल नहीं कर सकती, मैं नहा रही हूँ। तभी युंजे के ऊपर एक गाड़ी पानी छालते हुए चली आती है, लेकिन उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बल्कि उल्टा वो खुश हो रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वापस जो आ गई है और भगवान को थैंक्स कर रहा था। वहाँ जीवन नहा कर आती है तो हेजी उसे चेक करने लगती है कि तू सच में लड़की बन गई है ना, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। कहने लगती है कि तू अपने लड़के वाले दिनों को मिस नहीं करती क्या। वो कहती है हाँ, मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब तू अपनी इन आंखों से मुझे निकल रही थी, मुझे ताड़ रही थी। वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कब किया, और फिर फटाफट वहां से चली आती है। फिर हमें योंगसू को दिखाया जाता है, वही लड़का युंजे का पुराना दोस्त जिसे उसने हैंडसम बोलकर अपनी बॉस से मिलवाया था, पर वो नेचर में बहुत ही अच्छा था, सबकी हेल्प करता था। फिर वो एक लेडी की हेल्प करने लगता है तो वो उससे कहते हैं कि तुझे यहाँ से चली जाना चाहिए, कब जाएगा। हर बार कहता है कि मेरा लास्ट ईयर है। फिर वो वहाँ खाने के लिए बैठने लगता है कि तभी उसे युंजे की बॉस हेमी का कॉल आ जाता है तो वो उसे भी यहाँ पर बुला लेता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। तब हेमी उसे ड्रिंक देने लगती है, पर वो ड्रिंक नहीं करता, उसके बदले पानी पीता है कि अल्कोहल से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। वो पिछले 8 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है और अब उसे यकीन था कि इस बार वो पास हो जाएगा। हेमी कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, स्किल है, लेकिन मेरे पास क्या है, एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उसने मेहनत की हो, मतलब उसे सब कुछ ऐसे ही मिल गया था। तो वो कहने लगता है कि खाली ड्रिंक मत करो, खाना भी खाओ, और उसे खाने के लिए कुछ देता है। ये देखकर वो पूछने लगती है कि तुम सब लड़कियों के साथ ऐसे ही रहते हो। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी ब्लाइंड डेट थी इसलिए तुम अलग हो। वो कहती है कि अच्छा, वो तुम्हारी पहली ब्लाइंड डेट तो नहीं रही होगी। पर वो इस पे कुछ नहीं बोलता और उसके हाथ से बॉटल ले लेता है कि मैं दूंगा, कि कहीं वो ज्यादा ना पी ले। इससे तो हेमी उससे इम्प्रेस होने लग जाती है। वहीं जीवन और हेजी के पेरेंट्स घर आए हुए थे। उसकी माँ तो उन पर गुस्सा करने लेती है कि घर का क्या हाल बना रखा है, फ्रिज देखो तो खाने वाले 2 है लेकिन इतना कुछ भरा हुआ है, सब कुछ खराब हो गया है। फिर बाथरूम साफ करने चली आती है, पर उनके डैड उनसे गुस्सा नहीं करते। वो उनसे कहने लगते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो, हम घर साफ करके रखते ना, पर आपको हमने बहुत मिस किया, और उन्हें आज रात यहीं रुकने को बोलते हैं। तभी उनकी माँ बाथरूम से लड़के का अंडरवियर हाथ में पकड़े हुए बाहर आती है और वहाँ उन्हें शेविंग क्रीम और रेजर भी मिला था। तो उनकी क्लास लगाती है कि ये क्या है। पहले तो वो चुप रहते हैं, फिर कहने लगते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं तो ये सब चीज नॉर्मल है। वो कहती है नॉर्मल तो है, लेकिन वो लड़का कौन है जो अपना अंडरवियर तक यहाँ छोड़ गया। पहले जीवन पे शक करती है तो वो कह देती है कि युंजे ऐसा नहीं है। तो हेजी से पूछती है, अब वो जीवन से उसका सच बताने को बोलती है, पर वो मना कर देती है कि अभी मत बताना, लेकिन वो फिर भी बताने लगती है। तो जीवन झूठ बोल देती है कि इसके बॉयफ्रेंड का है। उसके पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। तब जीवन हेजी को उसकी फोटो दिखाने के लिए कहती है, मतलब अपने ही लड़के वाले रूप की। बेचारी हेजी तो जीवन का मुंह ही देखने लग जाती है कि इसने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब फंसा दिया तो फंसा दिया, क्या कर सकते हैं।
उसके पेरेंट्स को वापस भी जाना था, तो जाते हुए हेजी से कहते हैं कि अगली बार हमें उस लड़के से ज़रूर मिलाना। उनके जाते ही उसके हाथ में जो वाइपर था उसे लेकर ही जीन के पीछे पड़ जाती है कि उन्हें सच क्यों नहीं बताया। जीन कहती है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो कहती है कि अपना नाम क्यों नहीं लगाया, मुझे क्यों फंसाया। बस दोनों इसी बात पे बहस करने ले जाते हैं। फिर बाद में खाना खाते हुए हेजी से कहती है कि अब तो तुम वापस से लड़की बन गई हो ना, तो उन्हें बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि जो हो गया तो हो गया, उसका बता के परेशान क्यों करना। पर उसने एक बार अपनी माँ को इस बात को लेकर रोते हुए देखा था कि मेरी बेटियों की जगह मुझे ही दिक्कत हो जाए, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर वो यूरी को खुशखबरी देने जाती है, तब वो दोनों वही अपना पुराना फनी डांस करने लगते हैं। अगले दिन यूंजी और मिन्यू को देखते हैं। अब उनके कैफे में कोई कस्टमर तो आता नहीं था, इसलिए फालतू दिमाग चलाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो मिन्यू हेमी को देखकर कहने लगता है कि अपना कैफे छोड़कर ही दूसरों के कैफे में क्यों जाती है, इसके पास कितना पैसा है, कहीं ये डिवोर्सी तो नहीं है जिसके पास बहुत सारी एलिमनी हो, या फिर कहीं ये इस बिल्डिंग की ओनर की बेटी तो नहीं है। अब ये बात अब तक युंजे को पता थी पर उसे नहीं पता थी, और युंजे ने उसे ये बात इसलिए नहीं बताई कि कहीं पैसों के चक्कर में वो हेमी के पीछे न पड़ जाए। तभी उसे जीवन का मैसेज आता है कि मैं एग बना रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये फिर से डबल यॉक वाला तो नहीं होगा। अब क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही अंडा खाकर वो अगले दिन लड़का बन गई थी, तो ये सोचकर युंजे डर जाता है। कहता है कि मैं बहुत सारा खाना लेकर वहाँ आ रहा हूँ, इसलिए कुछ भी मत खाना। पर बस तो छूट जाती है, इसलिए साइकिल से जाने लगता है। जैसे तैसे वहाँ पहुंच जाता है। बेचारे को टेंशन थी कि कहीं वो फिर से लड़का ना बन जाए, पर वो समझ गई थी कि वो इतनी जल्दी में क्यों आया, इसलिए उसे थैंक्स करती है। तो उसे किस करने के लिए कहता है, पर जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आने लगती है तो वो दोनों ही उसके लड़के वाले रूप को याद करके हंसने लग जाते हैं। पर फिर वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वो खुश थे कि ये परेशानी बस कुछ टाइम के लिए थी और अब वो पहले के जैसे साथ रह पाएंगे। अगले दिन फिर जीवन कॉलेज आती है तो युंजे के साथ एक लड़की रहती है जो उससे काफी क्लोज लग रही थी। तो इसे जेलस होकर वो जल्दी से उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की भी सरप्राइज होती है कि ये कौन है। तो युंजे बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जीवन, और जीवन को बताता है कि ये मिंजू है मेरी जूनियर। तो मिंजू से कहने लगती है कि यार मेरी जाती तुमने गर्लफ्रेंड डाली, एक साल भी वेट नहीं कर पाए, और जीवन के सामने ही उसकी गाल मचोड़ने लगती है। ये सबसे तो जीवन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो मिंजू जानबूझकर कहने लगती है कि इस फ्राइडे को हमारे डिपार्टमेंट की पार्टी है और मेरे आने की खुशी में तो डबल सेलिब्रेशन होगा, तो वहाँ जरूर आना, और अगर तुम नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगी। फिर जीवन को भी कहती है कि तुम भी जरूर आना, और फिर युंजे के कान में कुछ कहने लगती है। जीवन से कहती है कि हमारा सीक्रेट है, और जीवन को और फुकाने के लिए युंजे के कंधे पर हाथ रख देती है। अब इससे तो वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वहां से चली जाती है। तब मिंजू एक लड़के से कंफर्म करती है कि क्या ये सच में इसकी गर्लफ्रेंड है। अब वो भी युंजे को पसंद करती थी, इसलिए उसे भी जीवन से जलन हो रही थी। पहले वो इस पार्टी में जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब उसने मन बदल दिया था। वहाँ बेचारा युंजे जीवन को मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, पर वो तो बियर पीने लग गई थी। वो उसे समझाता है कि वो लड़की ऐसी नहीं है, हमारे बीच इतना कुछ भी नहीं है, वो ऐसी ही है मजाक के टाइप की, लेकिन बुरी नहीं है। इस पे तो उसे और गुस्सा आता है कि तुम उसका साइड ले रहे हो। अब जीन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने पार्टी में जाने का सोच लिया था, इसलिए कपड़े देखने लग जाती है और हेजी से एडवाइस लेती है कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए, पर उसे तो कुछ पसंद ही नहीं आया था। लेकिन जब लास्ट में वो थोड़ा सिंपल लुक रखती है तो उसे अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट पार्टी वाले सीन देखते हैं। युंजे जीन को वेट कर रहा था, तो मिंजू उसके पास आती है, उसे अंदर ले जाने लगती है। तब वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वो उसे जबरदस्ती ले ही जाती है। उसे देखकर तो उनके फ्रेंड कहने लगते हैं कि हमारे बुलाने पर तो तू कभी नहीं आया, और मिंजू ने बुलाया तो आ गया, तुम दोनों के बीच आके चल क्या रहा है। तब युंजे वॉशरूम के लिए चला जाता है, लेकिन अपना फोन वहीं भूल गया था कि तभी उसे जीवन को कॉल आ जाता है। तो मिंजू जानबूझकर कॉल उठा लेती है और कहने लगती है कि मैंने युंजे को इन्वाइट किया था, बस इसलिए वो आया। तब सब लोग उसके और जीवन के बारे में बातें करने जाते हैं, जबकि वहाँ जीवन तो वापस से लड़का बन गया था। इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एंड टाइम पे ये क्या हो गया। उसे देखकर तो हेजी भी चौंक जाती है कि ये वापस से लड़का क्यों बन गया। ये अलग से टेंशन हो गई। पर जीवन को इस बात की ज्यादा टेंशन हो रही थी कि वो पार्टी में उस लड़की के साथ होगा, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता था। इसलिए मिन्यू को कॉल करता है और उससे पार्टी में जाने का इंतजाम करता है। और वहाँ बेचारा युंजे परेशान हो रहा था कि ये अब तक आई क्यों नहीं। कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। जैसे ही मैसेज करने लगता है तो मिंजू फोन ही छीन लेती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद जीवन लड़का बने वहाँ पहुँचता है तो वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि क्या बताऊं। लड़कियां तो उसे देखकर पागल ही हो रही थी। वहीं युंजे तो इतने नशे में था कि उसे कुछ होश ही नहीं था, पागलों के जैसे डांस कर रहा था। तब मिंजू उसके गालों को छेड़ने लगती है कि एकदम से जीवन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। ये सुनकर तो एकदम से छोड़ देता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कि तभी युंजे को देखता है उसकी हालत तो बहुत खराब हो रही थी, इसलिए उसे संभालने लगता है। कहता है कि मैं वापस से लड़का बन गया हूँ, लेकिन वो तो नशे में था इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उल्टा उसे साथ में डांस करने को बोलता है, पर वो जैसे तैसे उसे जबरदस्ती वहां से लेकर से घर जाता है। उसके पेरेंट्स तो डर जाते हैं कि इससे क्या हुआ, और वो तो नशे में बहकी बहकी बातें भी कर रहा था। तब जीवन उसे सोफे पर लेटा देता है, लेकिन वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं स्पेस में आ गया हूँ, फिर उड़ने लगता है। उसके पेरेंट्स को तो शर्म आ रही थी कि ये क्या हरकतें कर रहा है, जबकि इसकी बहन यूना तो उसकी वीडियो बनाने लग जाती है कि कल इसे बताऊंगी। युंजे की हरकतें देखकर तो उसकी माँ उसे मारने लग जाती है। तब वो उनकी बुराई करने लग जाता है कि बचपन से ही इनके ये कटोरा कट हेयर स्टाइल है। उसके डैड उसे समझाने चाहते हैं तो वो नहीं गिरा देता है। अब वो कुछ और करे इसलिए वो उसे रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के कपड़ों में ही उल्टी कर देता है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो अभी भी उसके सिर में दर्द हो रहा था और डैड सामने खड़े हुए उसे घूर रहे थे। फिर उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए हैंगओवर सूप बनाया था। फिर कल रात के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कल का कुछ याद भी है,
वो सोचने लगता है कि कल क्या हुआ था, पर उसे इतना कुछ खास याद नहीं था, बस इतना पता था कि वो ड्रिंक करके आया था। वो बताते हैं कि कल तुम्हारी माँ ठीक से सो भी नहीं पाई थी और सुबह-सुबह प्रार्थना करने चली गई। वो कहता है कि उनके आने के बाद मैं उनसे माफ़ी माँग लूँगा। अब उसके डैड को लग रहा था कि कहीं इसका ब्रेकअप तो नहीं हो गया, जो कल इसने इसे तमाशा किया। इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? कुछ हुआ है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है ना? तो वो झूठ बोल देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो जाने लगते हैं तो बताते हैं कि अपने दोस्त से माफ़ी माँग लेना, तुमने उसे बहुत परेशान किया, उसने तुम्हारी उल्टी साफ़ की, तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें साफ़ किया। ये सुन के तो शॉक्ड हो जाता है कि मेरे कपड़े उतारे? फिर बेचारा टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया? वहीं हेजी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी, तो उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि यार तेरे बारे में तो बातें फैल गई कि तू एक स्कैमर को डेट कर रही है। वो कहती है कि उन्हें बातें करने दो और फ़ोन काट देती है। तभी उसकी नज़र योंगसुक पर पड़ती है, जो कि बस में ही सो रहा था। वो उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उसका क्लासमेट था। फिर जैसे ही उसका स्टॉप आता है तो एकदम से वो उठ जाता है और जल्दबाजी में निकलने लगता है। इससे गलती से वो हेजी से टकरा जाता है। उसकी सिविल सर्विस वाली बुक वहीं गिर जाती है। ये देखकर तो वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो स्कूल टाइम से ही सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हेजी उससे कहती है कि यार अगर मेरा ऐसा लुक होता तो मैं मॉडल बनती, ऐसे अपना लुक वेस्ट नहीं करती। तो वो कहने लगता है कि ये लुक मेरे बच्चों को विरासत में मिल जाएगा, मुझे 3 बच्चे चाहिए। तो वो बड़बड़ाने लगती है कि यार 3 बच्चों को पालने के लिए मुझे भी जॉब करनी पड़ेगी। मतलब वो उसे पसंद करती थी, पर वो सुन लेता है, कहता है कि माँ को घर पे ही रहना चाहिए, कमाने के लिए मैं अकेला बहुत हूँ। मतलब कि वो भी उसे पसंद करता था। तो अब हेजी उसे बहुत सरप्राइज होकर देखने लगती है कि यार ये वही योंगसुक है क्या? वहाँ युंजे भी परेशान हो रहा था, तो उसकी बहन यूना उसके लिए जूस लेकर आती है कि इससे तुझे अच्छा लगेगा। फिर कहती है कि जीहून तुझ पे गुस्सा होगा ना? तो वो कहने लगता है कि अच्छा कल भी नशे में था, उसे मुझे साफ करना पड़ा इसलिए ना? तो वो कहती है कि नहीं। फिर उसे उसकी कल की वीडियो दिखाती है जो उसने बनाई थी। तब उसमें अपनी हरकतें देखकर वो चौंक जाता है और यूना ने अपना फ़ोन रात को वही रिकॉर्डिंग में छोड़ दिया था, इसलिए उसमें उसकी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। वो जीवन से कह रहा था कि लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन तुम बदल गई। तुम ऐसे लड़के से लड़की में बदलती रहती हो क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? और रोते-रोते कह रहा था कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। उसकी बातों से जीवन को बहुत हर्ट होता है, इसलिए उससे सॉरी बोल के चला जाता है। ये जानकर तो युंजी को भी बुरा लगता है कि मैंने नशे में उससे ये क्या कह दिया। इसलिए वो जीवन से मिलने जाता है, पर हेजी उसे मना कर देती है कि अभी उससे मत मिलो, वो भी परेशान है, उसे थोड़ा टाइम दे दो। इन सब से वो कॉलेज में पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। गेम खेलने जाता है तो वहाँ भी जीवन की याद आने लग जाती है। वो भी स्ट्रेस में था, इसलिए जीवन की मॉम वाली जेली ही खा रहा था। मतलब कहाँ उसने जीवन को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए जेलीज मत खाना, लेकिन अब खुद उसे इनकी जरूरत पड़ रही थी। पर अगले दिन उसे जीवन मिल जाता है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ वो पहली बार मिले थे। तो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी कहता है और उसे खाने भी चलने को बोलता है, लेकिन जीवन इस बार डिसाइड करके आया था कि अब वो दोनों के बीच सब कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपने मतलब के लिए युंजी की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, इसलिए उनका ब्रेकअप करना ही ठीक हुआ। ये सुन के तो युंजी चौंक जाता है, कहता है कि तुम नशे वाली बात को लेकर बोल रहे हो ना? वो कहता है कि नहीं, इस बार मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है। अगर इस बार मैं वापस लड़की नहीं बन पाया तो मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता ना। युंजी यहाँ तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन गेम खिलाने ले जाता है और वहाँ कहता है कि अगर तुम एक रात में लड़का बन गई हो तो मेरी फीलिंग्स खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है, इसलिए हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। फिर हेजी को देखते हैं। योंगसुक से मिलने के बाद वो उसकी पुरानी स्कूल की ईयरबुक में उसे देख रही थी। तभी उसे ध्यान आता है कि लास्ट टाइम टैरो कार्ड में उसके पास एक कार्ड आया था। उसे ढूंढती है तो वो लवर्स का था, यानी कि उसकी किस्मत में अब प्यार आने वाला है। ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब युंजे जीवन को घर छोड़ने जाता है, तब उसे वही जल्दी देता है, कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल सब लोग इसे खा रहे हैं, लेकिन ज्यादा मत खाना, दांत खराब हो जाएंगे। तो वो कहता है कि अचानक से तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि जेली खाने से उसे हिम्मत मिलती है। मतलब वो जीवन के लिए कह रहा था क्योंकि उसने ही उसे ये कहा था। फिर रूम में आकर जीवन उसे खा लेता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उसे अभी हिम्मत ही चाहिए थी। अगले दिन हेजी अपने पेरेंट्स के घर जाने की तैयारी करी थी क्योंकि वो और जीवन उन्हें जाकर सच बताने वाले थे। पर अब जब जीवन ने उन्हें झूठ बोल दिया था कि हेजी का बॉयफ्रेंड है, तो अब वो उसे उसका बॉयफ्रेंड बनकर ही उनसे मिलने के लिए बोल रही थी। वो गुस्सा कर रहा था कि मैं क्यों जाऊँ, तो वो कहती है कि भाई झूठ क्यों बोला, और जब से तूने झूठ बोला है ना तो माँ मुझे कॉल और मैसेज कर करके परेशान कर रही है, इसलिए मैंने कहा है कि हम बस ऐसे ही आ रहे हैं, तो वहाँ जब तुझे सही लगे तो सच बता दियो। वो भी क्या करे, गलती तो उसकी है ना कि झूठ क्यों बोला। फिर दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं। अब उनके मॉम डैड तो पहले से प्रिपेयर हो रखे थे, एकदम तैयार होकर बुके के साथ उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। तब वो जीवन को देखकर तो बहुत खुश होते हैं, और फिर जब हेजी बताती है कि जीवन आपके लिए गिफ्ट लाया है तो और ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो खाने के लिए बैठते हैं तो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ बनाया था। अब ऐसे में वो सच कैसे बताए। उसकी माँ तो ये कहती है कि हम बस इतना ही कर पाए, हेजी ने कहा था कि सब सिंपल ही रखना, मतलब ये सब उनके लिए सिंपल है। और फिर ये भी कहते हैं कि ये तो बस हम यूजुअली खाते ही हैं। ये सुनकर तो दोनों बहनें कहने लगती है कि झूठे कहीं के, पर उनके पेरेंट्स सुन लेते हैं, पूछते हैं कि क्या मतलब। तो जीवन बात घुमाने के लिए हेजी से कहने लगता है कि मेरी माँ ने मुझे कभी ये सब नहीं खिलाया, मुझे तो तुम्हारी माँ से जलन हो रही है। उसकी माँ खुश होती है और जीवन को खाना ही दी जा रही थी, तो हेजी एकदम से कह देती है कि अरे यार बस भी करो माँ, वो खा नहीं पाएगा। फिर एकदम से चुप आती है कि मैंने क्या कह दिया, और कहने लगती है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, इसलिए वो खुद खा लेगा। तब उसकी माँ खाने पे बात करती है कि हेजी तो बहुत ही कम खाती है, लेकिन मेरी छोटी बेटी है ना सब कुछ खा लेती है, मुझे उसे खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब कभी किसी और को उसकी तरह खाता हुआ देखती हूँ ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। तब डैड एकदम से पूछने लगते हैं कि तुम जीवन से मिले हो,
तो उसकी माँ कहने लगती है कि घर पे जब गया होगा ना तब मिला ही होगा। और फिर उसे ध्यान आता है कि क्यों ना उसे कॉल कर लें। अब कॉल कैसे कर रहे हैं, वो तो यहीं बैठी हुई है। अब इससे पहले उनका भांडा फूटे, हेजी उनका फ़ोन ही छीन लेती है कि आप उसकी बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो भी इस घर की मेंबर है, तो उसे भी जीवन से मिलना चाहिए। और अब तो ये इसका जीजा बनने वाला है। बेचारा जीवन तो टेंशन में खाना ठूसे जा रहा था, और ये सुन के तो खाना उसके गले में अटक जाता है। इससे वो एकदम सारा खाना बाहर निकाल देता है, जो कि उसके डैड पर गिर जाता है, क्योंकि माँ ने तो खुद को बचा लिया था। वहीं युंजी को देखते हैं, वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने नशे में उनकी इंसल्ट जो की थी, पर वो तो अभी तक गुस्सा थी। तब उसके डैड उसे हटाकर खुद बैठ जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो इतने गुस्से में थी कि उन्हें देखती तक नहीं, और एक कटोरे से उनके सिर पे मार देती है। तब जाके उन्हें अपनी गलती समझ आती है। अब जो बुके और गिफ्ट युंजी उनके लिए लेकर आया था, वो रख के चला जाता है कि अब ये आपस में ही पहले सुलझा लें। और वहाँ जीवन अपने डैड को सॉरी बोल रहा था कि मैंने आपके कपड़े और खाना खराब कर दिया। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तब वो अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं, जो कि जीवन के पास ही रखा हुआ था। तो वो उसमें देखता है कि उसके डैड ने उसकी और फोटो लगाई हुई थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने डैड से झूठ बोल रहा हूँ। तभी हेजी फ्रूट्स लेकर आती है, फिर अपनी माँ को भी बुलाती है, लेकिन वो तो नया टी कप निकाल रही थी, जो कि जीवन ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। कहती है कि गेस्ट आया हुआ है तो आज उसे ही यूज़ करूँगी। लेकिन फिर जैसे ही टेबल पर चढ़ती है कि वो हिलने लग जाता है, तो वो गिरने ही लगती है कि एकदम से जीवन आकर उन्हें पकड़ लेता है। और पहले तो पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। फिर कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि उन हैवी टी कप्स को नीचे रख दो, वो इतने भी महंगे नहीं है कि जो उन्हें संभाल के रखे रहती हो। और डैड आपसे क्या कहता है कि इस टेबल को ठीक करवा लो। इतना सब कुछ बोलने के बाद उसे ध्यान आता है कि ये क्या बोल दिया। अब उन्हें सच पता चल गया था। तो सच जानने के बाद तो उसकी मॉम डैड दोनों ही सदमे में चले गए थे, लेकिन वो उस पर गुस्सा नहीं थी। उसकी माँ अपने हस्बैंड को किसी काम से भेज देती है, तो हे जीवन के साथ चली जाती है। तब वो जीवन से कहती है कि इन सबसे तुम शॉक्ड हो गई होगी ना। उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसे सॉरी बोलती हैं। तो वो कहता है कि मैं आपकी तरह वापस अपने रूप में आ जाऊंगा, तो इतना क्यों सोच रही हूँ, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और देखो मैं कितना हैंडसम लड़का बन गया हूँ, है ना। वहीं डैड और हेजी भी घर आ रहे थे, तो हेजी उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। माँ खुद को ठीक दिखा रही है, पर वो ठीक नहीं है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं चाहता था कि मेरा एक बेटा हो जिसके साथ मैं नहाने जाया करूँ। वो कहते हैं कि आप जीवन के साथ जा सकते हो। तो वो हंसने लग जाते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर जब वो लोग घर चले आते हैं, तो जीवन की माँ को देखते हैं, वो किसी से मिलने चाहती है जो इन सब के बारे में जानते थे। उनसे कहती है कि अगर जीवन मेरी बेटी नहीं होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। तब वो कहते हैं कि ये उसकी किस्मत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं जीवन और हेजी वापस आ गए थे, तो अब जीवन ऐसे घर में तो रह नहीं सकता था, इसलिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगता है। लेकिन जॉब के लिए उसे आईडी भी चाहिए थी, तो क्या करे। तब उसे युंजे की याद आती है, उसे कॉल करता है। वो भी स्कूल में था, अपना प्रेजेंटेशन बना रहा था। तो जीवन को बुरा लगता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है ना, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें ये लगे तुम्हारी किस्मत खराब है, समझो तुमने कोई डिसीजन ले लिया है। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ ना, तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जिससे मैं खुश हो जाता हूँ। तो शायद मैं भी तुम्हारे लिए ऑप्शन बन सकता हूँ। ये सुन के वो खुश होने लगता है, पर तभी युंजे को बिंजू बुलाने लग जाती है प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए। इसलिए वो जीवन को बाय करके फोन काट देता है। नेक्स्ट युंजे की बॉस हेमी को देखते हैं। उसने योंगसुक को फिर से खाने पर बुलाया था, लेकिन वो बेचारा पसीने में लथपथ भागते भागते आता है, क्योंकि लेक्चर अटेंड करने की वजह से उसे आने में देर हो गई थी। तब वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कार खरीद लूँ ताकि तुम्हें ऐसे बस में ना आना पड़े। वहीं हेजी को देखते हैं, वो एक स्टोर के बाहर बैठकर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रही थी। तब उसे उन सारे चिप्स के पैकेट में से कूपन मिलते हैं। सोचने लगती है कि आज मेरा लकी डे है, और फिर प्रे करती है कि अगर सच में मेरा लक आज मेरे साथ है ना, तो प्लीज एक बार योंगसुक को दिखा दे। फिर अगले दिन जीवन को देखते हैं, उसने युंजे के साथ मिन्यू को खाने पर बुलाया था, क्योंकि उसने पार्टी में जाने के लिए उसकी हेल्प की थी, और खाना उसकी माँ ने भिजवाया था। यूरी भी आई हुई थी, तो उससे पूछती है कि क्या युंजे का कोई दोस्त आ रहा है। और फिर जब उसे मिन्यू का पता चलता है, तो कहने लगती है कि वो परेशान आत्मा और जो बहुत बकबक करता है वही। लेकिन तूने उसे यहाँ क्यों बुलाया, तू हैंडल तो कर लेगा ना। वो कहता है हाँ हेजी आ जाएगी तो सब हो जाएगा। वो कहती है अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ। फिर उसकी ब्रा दिखाकर कहती है कि इन सब का क्या। तब अपने मेकअप का सामान उसकी और युंजी की फोटो देखकर, गिफ्ट देखकर वो चौंक जाता है कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए फिर फटाफट से उन्हें जल्दी हटाने लगता है। अब शाम को जैसे ही वो आते हैं, तो मिन्यू एकदम से जीवन को गले लगा लेता है। ये देखकर तो युंजी उसे खींच लेता है और अंदर भगा देता है। और तब जीवन के बालों में क्लिप नोटिस करता है, तो जल्दी से उसे हटा देता है। अब रूम में आते ही वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उसने परफ्यूम इतना छिड़का था। तभी युंजी फ्रिज में उनकी फोटो देख लेता है, तो उसे भी जल्दी से वहां से हटा देता है। जीवन ने उनके लिए मैगजीन भी रखी थी उनके टाइप की, कि तुम इसे पढ़ लो, तब तक मैं कुछ बनाता हूँ। फिर बाद में सब खाने के लिए बैठते हैं, तो खाना और उसे देखकर मिन्यू बहुत इंप्रेस होता है कि ये तो मेरे टाइप का है। ये सुनकर तो युंजे कहता है कि ये बस तुम्हारा फ्रेंड है, समझे। कि तभी बेल बजती है, और वो यूरी थी। उसे देख के तो जून को बहुत राहत मिलती है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन वो था तो लड़का ही, तो यूरी ब्लश करने लग जाती है। फिर वो सबसे मिलती है। अब जीवन उसे उन दोनों से मिलाने लगता है, मतलब मिन्यू को दिखाने के लिए। पहले युंजे के लिए कहता है कि इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो मिन्यू कहता है कि बॉयफ्रेंड क्या मतलब। तो यूरी बात संभाल लेती है, कहती है कि हेलो तुम इसके बॉयफ्रेंड हो और मैं इसकी गर्लफ्रेंड, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर इसके बाद वो छत पे जाते हैं, तब यूरी बहुत नशे में थी, कह देती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे मिले थे ना। मिन्यू कहता है कि क्या मतलब, कौन ब्लाइंड डेट पे मिला था। तो जीवन कहने लगता है कि यूरी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, इसलिए कुछ भी बोल रही है। मिन्यू भी थोड़ा नशे में था,
तो जीवन को पकड़ के कहता है कि ऐसे ही मुझे हर बार बुलाते रहना। उन्हें ऐसे देखकर तो युंजे को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो केचप खाने में डाले जा रहा था तो यूरी उसे धक्का दे देती है, जिससे जीवन के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो वो चेंज करने के लिए चला जाता है। तब यूरी भी वॉशरूम पे जाती है। फिर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो जीवन को शर्टलेस देखकर उसे देखने ही लग जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ, तेरे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं और कान भी गर्म हो रहे हैं। उसके टच करने के बाद उसके गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाते हैं कि तभी युंजे भी नीचे आता है। तो उसे देखकर जीवन शर्मा कर पर्दे के पीछे छुप जाता है। तो युंजे यूरी की शक्ल देखकर चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में सब ऊपर जाते हैं तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। मीनू कहता है कि तुम लोगों के नीचे फाइट हुई क्या। तो युंजे कहता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ तो अब चलना चाहिए। बाकी सभी बोलने लगते हैं पर मीनू का तो यहीं रुकने का मन था कि तभी उसे यूरी नंबर 3 का कॉल आता है। यूरी पूछती है कि ये क्या है, मतलब कि वो कितनी सारी लड़कियों को जानता था। यूरी नाम की 3-4 लड़कियां, यानी कि वो एक नंबर का ठरकी है। इसलिए यूरी बाद में जीवन को वार्न करती है कि अगर तेरा बॉयफ्रेंड उस जैसे ठरकी के साथ रहा ना तो वो सेफ नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मेरा युंजे ऐसा नहीं है। कि तभी युंजे भी आ जाता है जाने के लिए और यूरी को साथ चलने को बोलता है, पर जीवन कह देता है कि आज ये मेरे साथ रुकेगी। अब वो तो फ्रेंड के नाते बोल रहा था। तो युंजे और यूरी उसे देखने लग जाते हैं। युंजे भी कहता है कि ठीक है, देर रात में बाहर जाने से अच्छा है कि यहीं रुक जाओ। अब उसने कह तो दिया था कि यहीं रुक जाना, लेकिन उसे ये लग रहा था कि कहीं ये मेरी जीवन के साथ कुछ कर तो नहीं देगी। फिर कहता है कि नहीं, वो बचपन के फ्रेंड है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये भी कहता है कि एक लड़का और लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए पटापट से वहां से चला जाता है। अंदर जीवन उन दोनों के लिए बिस्तर लगा देता है। कहता है कि वैसे हमें साथ में बेड पे सोना था, लेकिन अब हम दोनों वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं जमीन पे सोऊंगा। यूरी तो उससे वैसे ही घबरा रही थी, इसलिए जल्दी से जाकर बेड पे सो जाती है कि आज मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया है, मैं थक गई हूँ। वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी क्यों, हमें तो बहुत सारी बातें करनी है ना। और बात करते करते उसके क्लोज आ जाता है। बेचारी यूरी की तो सांस ही थम जाती है, लेकिन वो बस ये कह रहा था कि अगली बार ये ड्रिंक मत करना। और उसका चश्मा निकाल कर साइड रख देता है और सोने चला जाता है। और वहाँ हेजी किसी के फ्यूनरल पे आई हुई थी। वो ये सोच रही थी कि लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है कि तभी योंगसुक भी वहाँ से जाने लगता है। पर सिगरेट पीने के लिए उसके पास लाइटर नहीं था, इसलिए हेजी से मांगता है। तो उसे पहचान जाता है कि तुम तो मेरी हाई स्कूल में थी ना, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन मैं बहुत बदल गया हूँ। तब हेजी उन पुराने दिनों को याद करती है कि तब वो कितना हैंडसम हुआ करता था। लड़कियां उसके लिए पागल थी, लेकिन वो तो उसे पसंद करता था। पर अब वो कितना बदल गया है। कहती है कि नहीं, तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरी कॉलेज फ्रेंड की माँ का फ्यूनरल था, उसके लिए आई थी। अब घर जाके जब वो जीवन और यूरी को ये सब बताती है तो जीवन तो हंसने लग जाता है कि तुम अपने पहले प्यार से ऐसे मिली, तुम दोनों ने साथ में वहाँ स्मोक भी किया। तो यूरी कहने लगती है कि तुमने उसका नंबर नहीं दिया क्या, बस स्मोक किया। पर उन्होंने बस ये बातें की कि अब वो क्या करते हैं। हेजी बताती है कि मैं कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन वो बताता है कि मैं अभी तक सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि तुम कर सकते हो, बस उन्होंने यही बातें की थी। हेजी को तो गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, उसका नंबर भी नहीं लिया। और वो दोनों इसका मजाक बनाने पे लगे हुए थे। फिर खाने के बाद जब यूरी बर्तन धोने लगती है तो उसकी टी शर्ट भीग गई थी। ये देखकर तो जीवन उसे अप्रेंट बनाने लगता है। बस इतने में ही वो फिर से टमाटर बनने लग जाती है। वहीं दूर से हेजी ये सब देख रही थी। जीवन के जाने के बाद वो उसके पास जाती है, कहने लगती है कि लोगों को लगता है कि प्यार की शुरुआत ग्रीन लाइट से होती है, पर नहीं, वो रेड लाइट से होती है। फिर एक बड़ी सी चम्मच में उसका रिफ्लेक्शन दिखाकर कहती है कि तुम्हारी रेड लाइट शुरू हो रही है, इसलिए ध्यान रखना। वो बेचारी तो डर के मारे भागी जाती है। अब अगले दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन डे था। एक फॉरेनर युंजे और मिंजू दोनों की प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहा था। बाद में जीवन युंजे के लिए खाना लेकर जाता है तो देखता है कि वो मिंजू के साथ खाना खा रहा था, इसलिए जब वो उसे देख लेता है तो अपना खाना छुपा लेता है। पर युंजे ने देख लेता, पूछने लगता है कि क्या है। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था तो आ गया। मिंजू उसे पहचान लेती है, हाई करती है कि हम पार्टी में मिले थे ना, तो उसे हाई करके जीवन में चला जाता है। पर युंजे उसके पीछे भागता है और उसे बैग छीन लेता है क्योंकि वो समझ गया था। फिर उसके साथ खाना खाता है। वो सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था, इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था। फिर जब जीवन जाने लगता है तो देखता है कि प्रेजेंटेशन से लोग इम्प्रेस होकर युंजे और मिंजू के साथ फोटो खिंचा रहे थे। उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के बाद युंजे का ग्रुप पार्टी करने जाता है तो युंजे जीवन को पार्टी के बारे में बताता है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बात करते करते बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फोन पर चिल्लाने की आवाज सुनकर तो जीवन डर ही जाता है कि वहाँ क्या आ रहा है, और फिर बाद में जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वो बस इनडाइजेशन की वजह से बेहोश हो गया था। तभी युंजे के पेरेंट्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उसकी माँ तो रोने लग जाती है कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। तब जीवन को वहाँ देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम तो वही फ्रेंड हो ना जिसके साथ ये पिछली बार ड्रंक होकर आया था, और इस बार देखो ये क्या हो गया। तब मिंजू ने बताती है कि आपको मैंने बुलाया था और ये तो खुद अभी आया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ये ठीक है। तभी नर्स भी आती है और उन्हें इस तरह तेज तेज बोलता हुआ देखकर कहती है कि आराम से बोलो, इसकी गर्लफ्रेंड तो डर गई होगी। वो सब तो एक दूसरे का मुंह ही देखने लग जाते हैं। फिर क्या था, ये मौका तो मुझे छोड़ती ही नहीं। कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं। माँ कहती है कि तुम बहुत ही प्रिटी हो, अगली बार इंजी के साथ घर आना। लेकिन जीवन ये सब नहीं सुन पा रहा था। वो बोल देता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो वो कहती है कि अभी नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम बाद ही सच हो जाएगा। और फिर वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी कि जीवन ये बोलने पर मजबूर हो जाता है कि मैं युंजे की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड होकर उसे देखने लग जाते हैं। तो वो हंसने लग जाता है, कहता है कि आप लोग इतना डर गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लूँ। ये सुनकर तो उनकी जान में जान आती है कि ये मजाक कर रहा था।
इतने में युंजे को भी होश आता है। उसके पेरेंट उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और मिंजू को थैंक्स करते हैं। वहीं जुयून ये सब देख रहा था। ऐसे में उसे बहुत ही अलग महसूस होता है, इसलिए वहां से चला आता है। लेकिन युंजे उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। वो गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं होना चाहिए, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। और फिर उसे अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन युंजे उसे बाहर ही अपने पास रोक लेता है। उसके कंधे पे सर रखकर कहता है कि बस मुझे 3 मिनट दे दो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कि तभी मिंजू वहाँ आ जाती है और उन्हें ऐसे साथ में देखकर बहुत सरप्राइज होती है। पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जुइन को डांटने लगती है कि तुम्हें दिख रहा होगा कि इसकी तबीयत खराब है, तो तुम्हें इसे अंदर लेकर जाना चाहिए था ना। तो युंजी उसको साइड लेता है कि मैं जाने ही वाला था। तो मिंजू उसे अंदर लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन जियून कॉलेज आता है। वो बस अपना सामान लेने गया था। वहीं युंजे मिंजू को उस दिन के लिए थैंक्स बोल रहा था। तो मिंजू कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तब वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। तो वो कहती है कि ऐसा मत समझना कि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। वो पूछता है कि क्यों, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। वो कहती है हाँ तुम चाहिए। फिर हंसते हुए उसे एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बताती है कि वहाँ चलेंगे, वो भी कल। तो मान जाता है कि तभी जीन उन्हें ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए देख लेता है। मिंजू उससे पूछ रही थी कि जीवन के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। ये सुनकर तो उसे खांसी आ जाती है। कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो बताती है कि हॉस्पिटल में और जैसे उस दिन क्लब में वो तुम्हें ट्रीट कर रहा था, वो बहुत अजीब सा था। ऐसा था जैसे कि जो फ्रेंड से ज्यादा होता है। और उस दिन तो इमरजेंसी रूम तक आ गया था। तो वो कहता है कि तुम भी तो ऐसा ही करती हो, तुम भी उसकी तरह बहुत काइंड हो। तो वो कहती है कि हम एक जैसे नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जीवन को तो वैसे ही मिंजू से कितना गुस्सा आता था, और अब ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मिंजू से वो वाली बात बताती है कि उसने खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहा था। ये सुनकर तो वो उसके ऊपर ही कॉफी गिरा देता है। अब ये देखकर तो पहले जीवन हंसने लगता है, लेकिन जब ये देखता है कि युंजे उसके कपड़ों से कॉफी साफ कर रहा है, तो उसका मूड खराब हो जाता है। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उन दोनों को साथ में इस तरह से देखे, इसलिए युंजे पर चिल्ला देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं अपना लॉकर खाली करने आऊंगा। बेचारा युंजे डर जाता है, मैसेज देखने लगता है। तो वो कहता है कि मैंने झूठ कहा था, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। और फिर मिंजू को सुनाने के लिए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें मैसेज करूं और तुम ना देखो। बस उन दोनों का टशन स्टार्ट हो जाता है। तो मिंजू से कहती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और फिर दोनों इस बात पर लड़ते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा प्रिटी है। तो युंजे उन्हें कहता है कि तुम दोनों ही प्रिटी हो। ये बोलकर भी उसने गलती कर दी, क्योंकि दोनों ही गुस्सा करने लग जाते हैं। अब इससे पहले कि उनकी लड़ाई बढ़ जाए, युंजे उन्हें उसी नए रेस्टोरेंट चलने को बोलता है। तो मिंजू उस पर गुस्सा करती है कि वो जगह तो मैंने बताई थी ना, लेकिन वो जबरदस्ती दोनों को ले जाता है। पर वो दोनों तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अंदर जाकर भी उसके बगल वाली सीट में बैठने के लिए लड़ रहे थे। तो अब वो भी तंग हो गया था, इसलिए वो सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और बगल वाली सीट पर अपना बैग रख देता है, ताकि उन दोनों में से कोई भी उसके साथ ना बैठ पाए। फिर खाना खाते हुए भी वो कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा स्पाइसी खाना खाएगा। अब कंपटीशन तो कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही मिर्ची लग रही थी, पर दिखा भी नहीं रहे थे। दोनों बिल्कुल जंगली बिल्लियों के जैसे लड़ रहे थे। बाद में युंजे जीवन को कहीं और लेकर जाता है। तो वो उससे कहता है कि अगली बार से उसके साथ मत जाना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसे अभी भी मिर्ची लग रही थी। ऐसे में युंजे को उसमें लड़की वाली जीवन नजर आने लगती है। उसके होंठ देखकर तो कह देता है कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। लेकिन फिर जब उसे देखता है ना, तो बेचारा चुपचाप होकर खाना खाने लग जाता है। पर खाना उसके मुंह पे लग गया था, तो जीवन उसे साफ कर देता है। इससे तो इंजू को शर्म आ जाती है, क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। वहीं मिंजू वापस से उसी रेस्टोरेंट जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था कि वो अपनी सीट पर एक बुक भूल गई थी, पर वो उसकी नहीं थी। दूसरी तरफ योंगसू को देखते हैं। उसकी माँ उसे फोन करके बताती है कि तुम्हारे डैड ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, और तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर उसे जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए कहते हैं। कि तभी उसे हेमी का कॉल आता है। वो उससे मिलने बुलाती है। फिर उसे कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। उसे एक बैग देती है, उसमें उसके लिए गिफ्ट था, जिसके अंदर एक महंगी सी वॉच थी। वो कहता है कि ये तुम मेरे लिए लाई हो, पर मैं इसे डिजर्व नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम इसे डिजर्व करते हो। हमारी फर्स्ट डेट पर तुमने मुझे 13 मिनट वेट करवाया था, और सेकंड टाइम पर 45 मिनट। मैंने इतना वेट किसी के लिए नहीं किया, तो ये वॉच तुम्हारी पनिशमेंट है। योंगसू को बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो बार बार उसे सॉरी बोले जा रहा था। तो वो भी गुस्से में कहती है कि अगर आगे से तुमने मुझे सॉरी बोला तो मैं तुम्हें डांटूंगी। अब ऐसे में जब भी कोई उसके सामने तेज तेज बोलता है या उसे डांटता है, तो उसे हिचकी लगने लग जाती है। तो वो फिर से सॉरी बोलता है। ऐसे में हेमी उसे किस कर देती है। कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना। फिर हेजी को देखते हैं। वो मैच मेकिंग का काम करती थी, लोगों को मिलवाती थी। उसने अब तक 7 लाख लोगों की जोड़ी बनवाई थी, लेकिन अपना तो कुछ नहीं कर पाई। शादी के लिए लोगों की डिमांड देखकर तो वो पागल होने लगती है। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अपने सच्चे सपने और प्यार की तलाश में जा रही हूँ। तभी युंजे उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है। अब हेजी को लग रहा था कि कहीं ये जीवन से ब्रेकअप करना चाहता हो और उससे बात नहीं कर पा रहा हो, तो मुझे बोलने के लिए कहे। लेकिन वो तो जीवन के बारे में बात करने आया था। वो क्या सोचता है, क्या करता है। तो वो बताती है कि जब से वो लड़का बना है, उसके लिए बहुत सी चीजें मुश्किल हो गई है। जैसे कि वो गलती से कितनी बार लड़कियों के वॉशरूम में चला जाता है और ये नहीं समझ पाता कि अब वो लड़का बन चुका है। उसे अपने फ्यूचर की चिंता है। वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है, लेकिन उसके लिए ये इजी नहीं है। अब जीवन की हेल्प करने के लिए वो अपनी बहन से मिलता है। उसे गिफ्ट देकर उसे पटाने की कोशिश करता है कि मतलब वो ट्यूटर के लिए घर में बात करे, तो जीवन को उसका ट्यूटर बना दे। सब बात हो गई थी, सब सेटअप हो गया था, पर जीवन को इंटरव्यू के लिए डर लग रहा था कि पता नहीं उसके घर वाले क्या क्या पूछेंगे। तो वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बातचीत को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दूं।
उसे हिम्मत देता है और ये भी कहता है कि उसके डैड उसकी मिलिट्री सर्विस के बारे में ज़रूर पूछेंगे, तो बता देना कि यांगप्योंग में हुई थी। फिर जैसे वो अंदर आते हैं तो जियोन इतना नर्वस था कि जो भी उसने याद किया था उसे तोते की तरह बोलने लग जाता है। तो उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आराम से आकर बैठ जाओ, हम तो तुम्हें पहले से जानते हैं ना। तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि मेरी बेटी को भी पढ़ाई नहीं करती, लेकिन अचानक से उसने कहा कि उसे ट्यूटर चाहिए, और जब मुझे पता चला कि वो तुम हो तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसे है, उसे भी हैंडसम लड़के पसंद हैं। सब लोग हंसने लग जाते हैं कि हम लोग बहुत ही मजाकिया हैं और माहौल को थोड़ा ठीक करते हैं। तब बात करते हुए उसके डैड मिलिट्री सर्विस के बारे में पूछते हैं। जिन एकदम से कहता है कि हाँ हुई है ना, प्योंगयांग में हुई है। मतलब उसने यांगप्योंग की जगह प्योंगयांग बोल दिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो युनजे हंसने लगता है कि मेरा दोस्त बहुत फनी है और इस बात को मजाक में टाल देता है ताकि सब लोग इसको नॉर्मल लें और कोई इस पर शक ना करें। फिर बाद में बाहर जाकर वो इसी बात पर उस पर हंसने लगता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुमने ऐसा कहा। इससे बेचारे जीवन को थोड़ा बुरा लग जाता है कि तभी उसे यूरी का कॉल आता है, जो कि ड्रिंक कर रही थी और रो रही थी। वो फटाफट से उसके पास आते हैं। यूरी बहुत ज्यादा नशे में थी, यहाँ तक कि युनजे को जीवन को पपी बोल देती है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। वो रोमांटिक वेब नॉवल लिखा करती थी, लेकिन उसने खुद अब तक किसी को डेट नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो जीन कहता है कि किसी को डेट ना करना इसमें कोई गलत थोड़ी है, तुम्हें तो खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। अगर तुमने डेट नहीं किया है तो तुम अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो। तब वो बताती है कि आज मेरी ब्लाइंड डेट थी, जो कि उसकी एक नॉवलिस्ट फ्रेंड ने अरेंज की थी, लेकिन वो लड़का तो आदमी निकला। तो उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या मैं हमेशा ऐसे रहूंगी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। और ये बोलते बोलते वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे उसकी उसी फ्रेंड का मैसेज आता है जिसने ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी। उससे पूछती है कि डेट कैसी थी, तुम जल्दी क्यों चली गई, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए मेरे बर्थडे पर आना, मैं वहाँ पर तुम्हें फिर किसी से मिलवाऊंगी। ये सब पढ़कर तो जीवन को बहुत गुस्सा आता है कि वो गुस्से में पानी अपने ऊपर ही गिरा देता है। तब युनजे उसके कपड़े साफ करने लगता है तो उसे ध्यान आता है कि जब इसने मिंजू के ऊपर कॉफी गिराई थी तो ये उसको साफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके कपड़ों में साफ कर रहा है। मतलब उसे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है। अभी नॉर्मल सी बात है कि वो लड़की थी और ये लड़का। फिर बाद में वो यूरी को लेकर उसी घर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। वहीं युनजे भी सो रहा था तो याद करता है कि जब वो लोग घर आ रहे थे तो रास्ते में यूरी ने जीवन से कहा था कि अब तुम लड़का बन गए हो तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, तुम चाहे लास्ट तक कुछ भी बन जाओ, मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो वापस से लड़की बनकर युनजे की गर्लफ्रेंड बनना है। बस ये सब सोचकर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब अगले दिन जब यूरी सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि उसने कल रात क्या क्या कहा था। जीवन ने उसके लिए नाश्ता बनाया था। फिर जब वो नाश्ता करती है तो बहुत ही टेस्टी था। उसकी तारीफ करती है कि तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। कि तभी जीवन को उसकी बहन का मैसेज आता है, क्योंकि वो रात भर यही रुका था तो यही पूछ रही थी। यूरी उसका मैसेज देख लेती है, वो भी बिना चश्मे के। तो जीवन सरप्राइज होता है कि तुम्हें बिना चश्मे के दिखता है तो फिर पहनते क्यों हो। वो कहती है कि मेरी पहचान है। इससे तो वो अपने बारे में सोचने लग जाता है कि उसकी क्या पहचान है। तब यूरी उससे पूछती है कि तुमने लिखना बंद क्यों कर दिया, तुम्हें तो बहुत पसंद था ना। तो वो कहता है कि हर कोई राइटर नहीं बन सकता। फिर हमें उनके पास का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल टाइम पर उनका एक राइटिंग कॉम्पिटिशन था। तब जीवन बहुत ही अपसेट हो गई थी कि उसका प्राइस लिस्ट में नाम ही नहीं है। कि थोड़ी देर बाद यूरी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो कॉन्टेस्ट की विनर है, उसे ग्रैंड प्राइज मिला है। ये सुनकर तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं। जीवन को लगा था कि शायद उसकी किस्मत में ये नहीं है, इसलिए उसने ये सब छोड़ दिया और अब उसे इसी बात का बुरा लग रहा था। तो यूरी से कहती है कि मेरी नॉवल की हर स्टोरी पर कोई एक कमेंट करता है और वोटिंग में सबसे ऊपर रहता है। यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड कर देता है कि स्टोरी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए। और असल में वो जीवन था। यूरी ये बात जानती थी, इसलिए कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम इस बारे में सोच सकते हो, मतलब कि फिर से लिखने के बारे में। फिर जब जीवन घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके बैग में यूरी ने एक डायरी रखी थी। उसमें उसके लिए बहुत कुछ लिखा था, थैंक्स कहा था, उसे मोटिवेट किया था। वो सरप्राइज होता है कि स्टोरी लिखने के लिए तो उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन इन सब के लिए इतना टाइम कैसे निकाला। फिर अगले दिन युनजे को कैफे में देखते हैं। तब जीवन वहाँ आता है तो उसे उसमें लड़की वाला रूप नजर आने लगता है। इससे थोड़ी देर के लिए तो वो खुश आता है कि तभी मीनू खा जाता है और वो जीवन को देखकर बहुत खुश होता है, उसे अपने साथ लेकर जाता है। असल में जीवन यहाँ मीनू से हेल्प मांगने के लिए आया था तो वो यूरी का बॉयफ्रेंड बन जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूरी अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाएगी तो कहीं उसे एम्बेरस ना होना पड़े, बॉयफ्रेंड ना होने पर उस पर दया ना करे। तो मीनू कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, तुम उसके बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते, वो तुम्हारे दोस्त है, तुम उसे अच्छे से जानते हो। फिर मिरर में उसे उसका फेस दिखाकर कहता है कि देखो, एक प्रिंस की तरह लड़का अगर उसकी साइड से जाएगा तो उस पर कौन दया करेगा, सब लोग तो उससे जलने लगेंगे। तो जीवन यूरी से पूछता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जब जीवन नहाकर बाहर आता है तो उसकी बहन तो उसे देखने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और लिपस्टिक भी गलत लगा देती है। तो वो उसके पास आता है, उसकी लिपस्टिक ठीक करने लगता है, लेकिन उसे अपने इतना क्लोज देखकर हेजी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर वो हंसने लग जाता है कि क्या मैं सच में इतना अट्रैक्टिव हूँ। फिर हम यूरी को देखते हैं, वो उसी फ्रेंड मीना के बर्थडे पार्टी में आई हुई थी। तब मीना उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन मीना ने सबसे कहा था कि वो बहुत क्यूट है, लेकिन उन सब के लिए वो एक एवरेज लुक वाली लड़की थी और उन्हें तो चश्मिश लग रही थी, बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी, शायद उनकी आंखें खराब हो रखी थी। तब यूरी देखती है कि वहाँ पर उसका वही ब्लाइंड डेट आया हुआ था। मीना ने उसे यहाँ बुलाया था और यूरी को मैसेज भी किया था, पर उसने देखा ही नहीं। अब उस लड़की को यूरी बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो तो उससे शादी करना चाहता था। और मीना भी कहने लगती है कि हाँ तू उससे शादी कर ले, ये बहुत ही अच्छा है, उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो यही सही, मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितना बड़ा है। वो तो यूरी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, पर वो मना कर रही थी कि एकदम से जीवन वहाँ आ जाता है और यूरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है। कहता है कि तुम यहाँ इतना तैयार होकर किससे मिलने आई।
तब मीना उसे देखकर पूछती है कि ये कौन है। जीवन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं कि इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड, वो भी इसका। यूरी खुद भी शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो लड़का तो गुस्सा करने लगता है। मीना भी कहती है कि अगर ऐसा था तो तुमने बताया क्यों नहीं, डेट पर क्यों गई। तो वो कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब जीवन बताता है कि हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, ये मेरी क्रश है। और फिर सबके सामने उसकी बहुत केयर करने लगता है। और वहाँ मिंजू युंजे से मिलने आती है, लेकिन उसमें उसे जीवन दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल जीवन की जैसे कर लिया था। असल में उस दिन उसे जो बुक मिली थी उसमें जीवन और युंजे के साथ में फोटो थी, इसलिए उसने जीवन के जैसे दिखने के लिए उसके जैसा हेयर कट करवा लिया। और इधर ये यूरी की तारीफ ही की जा रहा था, पर वो इससे ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। मीना को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरी ने तुम्हें इसकी तारीफ करने के लिए हायर किया हो। तब वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल वेब नॉवलिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। और मैंने तुम्हारा काम भी देखा है, मुझे वो यूरी से ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी नज़र में रोमांस एक इमोशन है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में हमेशा प्लॉटिंग और प्लानिंग चलती रहती है। मतलब इनडायरेक्टली वो उसे ताने मार रहा था। फिर उनसे पूछता है कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जाऊँ, और फिर उसे बाहर लेकर आता है। लेकिन यूरी तो उस पर गुस्सा करती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प जो कर रहा था। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। वो मीना तुम्हें कितना नीचे दिखा रही थी, तुमने देखा नहीं क्या। वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए उनसे बदला लेने की क्या जरूरत थी। शायद तुम भी मुझे नीचे दिखाना चाहते हो। उसे मीना पर गुस्सा नहीं था, इस बात पे आ रहा था कि ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, मेरे क्लोज क्यों आ रहा है। इसलिए कह देती है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है, तो अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई और मैंने कन्फेस कर लिया तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है, कहता है कि मैंने इस वे में कभी सोचा ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भूल गया था कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे माफ कर देना। तो वो भी उसे सॉरी बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, पर इस बारे में अभी वो कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए कल बात करने का बोलकर चली जाती है। जीवन फिर युंजे से मिलने उसके कैफे जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर वो मिंजू के साथ था। उसे लगने लगता है कि कहीं वो उसकी खुशियां तो नहीं छीन रहा है। उसकी वजह से यूरी भी परेशान है, उसने सबको परेशान कर दिया है। इसलिए घर जाकर अपने सॉफ्ट टॉय को मिंजू समझकर सुनाने लगता है कि मैं युंजी की गर्लफ्रेंड हूँ। भले ही मैं अभी लड़का हूँ, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए है। जब मैं वापस से लड़की बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो तुम समझते क्यों नहीं हो। और फिर गुस्से में उसे फेंक देता है, लेकिन फिर खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगता है। अगले दिन युंजी को देखते हैं, वो भी बेचारा परेशान हो रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी लाइफ पूरी तरह से उलझ गई थी कि तभी मिंजू फिर आ जाती है। कल रात के बारे में कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से रात भर उठी रही, मैं सो नहीं पाई। मिन्यू इंजू को देखने लगता है कि इसके कहने का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी कॉफी के लिए थैंक्स, जो तुमने कल मुझे बना कर दी थी। मतलब कि वो कॉफी के लिए कह रही थी। उनकी बातें सुनकर तो मिन्यू को शक हो रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। लेकिन युंजे मिंजू को बात करने के लिए बैठाता है। उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके लिए सीरियस हूँ। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि कहीं तुम मेरे प्यार में ना पड़ जाओ। ये सुनकर तो वो चुप हो जाता है। तब मिंजू उसे एक पोस्ट दिखाती है जो कि पार्टी वाले दिन की थी। किसी ने योनहा यूनिवर्सिटी में एक फोरम में उनकी फोटो पोस्ट कर दी थी, पर उसमें सिर्फ जीवन ही छाया हुआ था, बाकी उनकी फोटो को तो ब्लर करके रखा हुआ था। जीवन उस फोटो की वजह से सब जगह फेमस हो गया था और सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो युंजे कहता है कि माना आज जीवन हमसे थोड़ा अलग है, पर इतना भी नहीं है कि जो ये लोग इतना पागल हो रहे हैं। और फिर गुस्सा करता है कि ये हमसे पूछे बिना हमारी फोटो ऐसे कैसे पोस्ट कर सकते हैं। मिंजू कहती है कि तुम उन लोगों की हेल्प कर सकते हो, उन्हें जीवन के बारे में बता दो कि वो कौन है, कहाँ रहता है, सब कुछ शांत हो जाएगा। पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। जीवन को देखते हैं, वो अभी युंजे की बहन यूना को पढ़ा रहा था, लेकिन वो तो पढ़ाई छोड़कर उसकी शक्ल देख रही थी। इससे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। कहता है कि तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो, अपनी बुक को देखो। तो वो कहते हैं कि मेरी बुक से ज्यादा तुम प्रिटी हो। फिर बताती है कि मुझे पता है तुम्हारा और मेरे भाई के बीच में क्या रिश्ता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट है। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है कि चलो कम से कम किसी को उसका सीक्रेट पता है जो कि उसके साथ है। फिर वो यूरी से मिलने जाता है, लेकिन जब उसे उसकी बातें याद आती है तो बाहर ही रुक जाता है कि इतने में यूरी भी कबाड़ फेंकने के लिए बाहर आती है, तो उसे अंदर लेकर जाती है। वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आया था, पर वो बात नहीं कर रही थी। तो वो कहता है कि तुम कब तक ऐसे चुप रहोगी, तुमने मुझे आज कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके गाल पकड़कर उसे क्यूट बोलने लगता है, तो वो उसे धक्का दे देती है कि तुम्हें इस तरह कुछ भी करने का हक नहीं है। फिर उसे एक पेपर देती है। उसने उन दोनों के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, जब तक कि जीवन लड़का बना रहेगा तो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यही कि जीवन किसी रोमांटिक कॉमिक की तरह उसके सामने बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे कि वो उस दिन उसके बर्थडे वाले दिन आया था। और जब भी यूरी कहेगी तो जीवन को उनका बचपन वाला फनी डांस करना पड़ेगा, और वो उसे टच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और चौथा ये कि यूरी कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। ये सब पढ़ने के बाद यूरी उसे कल के लिए माफी मांगती है कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ये सुनकर तो वो उसे गले लगाने लगता है कि उसे रूल्स याद आ जाते हैं, इसलिए वो दूर हट जाता है। वहीं युंजे जीवन को उस पोस्ट के बारे में बताने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उस पोस्ट की वजह से जीवन अब सब जगह ट्रेंड कर रहा था, कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा था। लड़कियां उसकी दीवानी हो रही थी। तो युंजे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या है, ये कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। अब वो फोन नहीं उठा रहा था तो उसके घर पहुंच जाता है। युंजे ने उसे वो वीडियो भेजी थी, तो उसने देख भी ली थी। पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जीवन कहता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कुछ टाइम में सब ठंडा पड़ जाएगा। ये सुनकर तो युंजे को अच्छा लगता है कि चलो ये परेशान नहीं है। तब जीवन उसे कल के बारे में पूछता है कि कल सब कुछ ठीक था ना। अब उसने तो मिंजू के बारे में पूछने के लिए कहा था, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, कुछ भी खास नहीं था।
मैं घर गया और सो गया। तो उसे गुस्सा आता है कि यार मतलब ये मुझे मिंजू के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए गुस्से में कहता है कि मेरा पेट भर गया है, अब मुझे रेस्ट करना है। फिर बाद में अपना गुस्सा शांत करने के लिए फिर से मेडिटेशन करने लगता है। अगले दिन हेजी को देखते हैं, वो भागते हुए जीवन के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। मतलब कि वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे थे कि आखिर ये हिरन जैसी आंखों वाला कौन है, उसकी असली पहचान क्या है। लोग तो उसे किसी पावरफुल बिजनेसमैन का सीक्रेट बेटा तक बता रहे थे, और तो और उसके बारे में न्यूज़ तक चल रही थी। और यहाँ तक कि उसका हेयर कट दिखाकर एक औरत उसकी माँ के सैलून में अपने बेटे के बाल कटवाने जाती है। जीवन की फोटो देखकर तो उसकी माँ चौंक जाती है और अपने हस्बैंड को भी दिखाती है। तब वो औरत बताती है कि ये तो हिरन जैसी आंखों वाला है, योनहा यूनिवर्सिटी में, ये कितना हैंडसम है ना। उसके पेरेंट्स तो सोच में पड़ जाते हैं कि हिरन जैसी आंखों वाला। वहीं मिंजू के फ्रेंड भी उसके बारे में बातें कर रहे थे। उससे तो परेशान हो गई थी, इसलिए बाहर चली जाती है। तो बाहर युंजू को देखती है, उसे बताती है कि अंदर सब लोग जीवन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। युंजू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब चल क्या रहा है। वहीं जीवन अभी कॉलेज ही आया था, तो उसे देखकर सब उसे पहचान जाते हैं कि तो वही हिरन जैसी आंखों वाला है ना। सब लोग उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। तभी उसे एक यूट्यूबर का कॉल आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम वही हो ना फेमस लड़के। वो समझ आता है, कहता है कि नहीं, मैं कोई और हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तब उसे पता चलता है कि उस नॉवेलिस्ट मीना ने उसे दिया था, यूरी की फ्रेंड ने। यूरी को भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए उसने जीवन और युंजू को मिलने बुलाया था। वो समझ गए थे कि जीवन ने उस दिन पार्टी में मीना के साथ जो बिहेव किया, उसने उसका ही बदला लिया। तब उन दोनों को परेशान देखकर यूरी उनसे पूछती है कि तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता है ना। वो हाँ करते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर हाँ करते हैं। तो कहते हैं कि फिर ठीक है, सब कुछ मेरी वजह से गड़बड़ हुई है ना, तो मैं ही ठीक करूंगी। फिर अपने चीफ एडिटर को कॉल करती है कि आपने फैन मीटअप के लिए कहा था ना, पर तब मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं अपना फेस रिवील करने वाली हूँ। और उसने सोचा था कि वो जीवन को खुद से जोड़ लेगी, मतलब वो सबको दिखाएगी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो लोग उसके बारे में धीरे धीरे सोचना बंद कर देंगे। इसलिए वो जीवन के साथ अलग अलग जगह पर जाकर बहुत सारी कपल फोटो खिंचवाती है और फिर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। उसके 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थी। उसे यकीन था कि लोग इसे रीपोस्ट करेंगे और शेयर करेंगे। बस पोस्ट करने की देर थी कि उसे भर भर के कमेंट आने लग जाते हैं कि तो वही लड़का है ना, हिरन जैसी आंखों वाला, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ हेजी को देखते हैं, उसका बॉस उसे एक फाइल देता है कि टॉप वीआईपी क्लाइंट है, इसलिए तुम्हें इसकी मैच मेकिंग करनी होगी। और वो क्लाइंट कोई और नहीं, हेमी ही थी। फिर हेमी को देखते हैं, इस बार योंगसुक ने उसे मिलने के लिए कहा था, क्योंकि हर बार वो ही मिलने आती थी। तब वो उसे अपने कैफे के बारे में बताती है कि यहाँ का माहौल बहुत शांत है, तुम जब चाहे पढ़ाई के लिए यहाँ आ सकते हो। फिर वो किसी रेस्टोरेंट जाने की सोचते हैं। योंगसुक तो आगे चला जाता है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं पर भूल गया था कि तभी उसमें उसकी माँ का मैसेज आता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, वो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को देखना चाहते हैं। तब हेमी उसमें रूम नंबर भी देख लेती है। इतने में योंगसुक भी आता है, तो मैसेज पढ़ लेता है। हेमी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि हमारे ग्रुप की आज रात मीटिंग है, तो हम फिर कभी साथ में डिनर करेंगे। उसने मैसेज देख लिया था, इसलिए झूठ बोला। बाद में योंगसुक अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कहा, बस एक लड़की ढूंढने के लिए कहा, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। मरने से पहले मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ को देखना चाहता हूँ। तो वो भी गुस्से में कह देता है कि आपको देखकर तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। कि तभी हेमी वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है कि मॉम डैड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं, तो मैं आपसे मिलने चली आई। उसकी माँ तो खुश होने लगती है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। तो वो कहती है हाँ, इसलिए आप सारी टेंशन छोड़ दो और अपने ट्रीटमेंट में फोकस करो, फिर हम सब लोग साथ में बहुत खुश रहेंगे। तो उसके डैड को लगता है कि ये कोई पॉलिसी बेचने आई है। कहते हैं कि हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, और उस पर चिल्ला देते हैं। तो योंगसुक भी उन पर चिल्ला देता है कि मेरी स्वीटी को डांटो मत। उसके मॉम डैड तो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि क्या इसका मतलब ये सच है। तब वो हेमी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर बात में उनकी शादी के लिए डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं। वो भी कहती है कि हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश आते हैं और खुशी से डांस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जीवन को देखते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया था। तब यूरी की माँ उसके लिए चाय बिस्किट लेकर आती है, और बेटी तो बेटी, माँ भी कम नहीं थी। उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, काश तुम मेरे जवाई होते, मैं हमेशा से एक अच्छी सास बनना चाहती हूँ। ये सुनकर तो यूना को बहुत अजीब लगता है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब यूना यूरी की फ़ैन थी, इसलिए उसने भी उसकी फ़ोटो देख ली थी। तो उसे पूछती है कि ये सब क्या है, मतलब कि वो उसके भाई को धोखा दे रहा है। कहती है तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मैं यूरी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तब वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो सब झूठ है, वो बस एक्टिंग कर रहे थे। ये जानने के बाद तो वो बहुत खुश रहती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट यूरी का वही फ़ैन मीटअप इवेंट दिखा जाता है। उसने अपना फेस रिवील कर दिया था। उसके बहुत सारे फैंस थे जो उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कि तभी मिन्यू भी वहाँ आता है और वो भी उसका फैन था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्रिस्टल है। मतलब यूरी का किसी को नाम पता नहीं था, सब उसे क्रिस्टल नाम से जानते थे। उसे देखकर मिन्यू चौंक जाता है कि यूरी नंबर 4, ये तुम हो क्या, तुमने वो बुक लिखी है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। और तो और यूना भी वहाँ आई थी। अब जियोन ने उसे उसका और यूरी का वो कोड वर्ड बताया था, तो यूना उसे वही बोलती है। ये सुनकर तो यूरी चौंक जाती है कि क्या अब जीवन फिर से इस लड़की में बदल गया है। लेकिन वो उसे कुछ पूछे उससे पहले यूना बता देती है कि जीवन उसका ट्यूटर है। थोड़ी देर में जीवन और युंजी भी वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ फैंस की लाइन देखकर चौंक जाते हैं कि सच में यूरी बहुत ज़्यादा फेमस है
और वो भी लाइन में खड़े हो जाते हैं कि तभी युनजी की नज़र अपनी बहन पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर एक से एक पोज दे रही थी। कहता है कि इसे तो अभी स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या कर रही है। जीवन तो उसे आवाज़ देने लगता है, लेकिन युनजी रोक लेता है कि रहने दो, कहीं बेकार में तमाशा खड़ा कर देगी, इसलिए हम चुपचाप से बुक साइन करवा कर निकल जाएंगे। तब जब ये देखता है कि मिन्यू को उसकी फोटो ले रहा है, तो चिल्लाते हुए उसके पास पहुंच जाता है और मिन्यू को घूरने लग जाता है। कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिन्यू को पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन है। युनजी तो यूना को कहने लगता है कि स्कूल वापस चले जा, नहीं तो मैं माँ को वीडियो कॉल कर दूंगा। ये सुनकर तो वो चली जाती है। इतने में मीना वहाँ पहुँच जाती है, वही यूरी की फ्रेंड, और तब जीवन को देखकर चौंक जाती है कि अरे तुम यहाँ पर हो, और जानबूझकर जोर जोर से कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना, हिरन जैसी आंखों वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर लाइन में यूरी का ऑटोग्राफ लेने आए हैं, तो कहती है कि अरे यूरी का बॉयफ्रेंड ऐसे लाइन में थोड़ी रहेगा। उसे खींचकर यूरी के पास ले जाने लगती है और लोगों को उसके बारे में बताने लगती है। ऐसे में सारी लड़कियां उसके पीछे आ जाती है, उनकी फोटो लेने लगते हैं कि अरे देखो ये क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है। अब सब लोग उनकी फोटो ले रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे, तो यूरी को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन एक्टिंग तो करनी थी कि वो सच में कपल है। इसलिए यूरी जीवन से कहने लगती है कि अरे बेबी तुम यहाँ पर, और फिर शर्माने लग जाती है। तो वो भी कहता है कि हाँ बेबी मैं यहाँ पर आ गया तुमसे मिलने। तब मीना कम नहीं थी, सबसे कहती है कि अब ये दोनों कपल साथ में है तो क्या होना चाहिए, किस होनी चाहिए। उसके कहते ही सब उनसे किसकी डिमांड करने लग जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो यूरी कहती है कि ये सब खत्म करने के लिए हमें किस करनी पड़ेगी। जीवन तो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या। वो कहती है कि मुझे भी डर लग रहा है और तुमसे ज्यादा डर लग रहा है, और मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है, ये मेरी पहली केस है। अब वो कुछ बोले कि उससे पहले वो उसे किस कर देती है, और तब युनजी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हो गया है। ऐसे में सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि सच में ये दोनों कितने प्यारे कपल हैं। मीना खुद चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी किस वाली फोटो तो हर जगह फैल गई थी और मिंजू भी ये देख लेती है। वहीं हेजी को देखते हैं, वो योंगसुक का पता करने उसी जगह जाती है जहाँ वो अक्सर पढ़ने जाया करता था। ये जगह सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थी। उसे यहाँ के बारे में पता क्या था। तब उसे वहाँ की ओनर से योंगसुक का पता चल जाता है कि वो कहाँ मिलेगा। वो अभी एक बुक स्टोर आया हुआ था। तब हेजी को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। वो बताते हैं कि शॉप की ओनर ने मुझे तुम्हारे यहाँ होने के बारे में बताया था। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हम नंबर एक्सचेंज करना भूल गए थे। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी कि तुम क्या करते हो, इतने सालों तक तुमने क्या किया, इसलिए उससे नंबर मांगती है। पर पहले कंफर्म करती है कि कहीं तुम्हारी शादी या फिर तुम्हारी सगाई तो नहीं हुई ना। ये सुनकर तो वो हंसने लग जाता है, कहता है कि नहीं, और फिर उसे अपना नंबर देता है। फिर दोनों स्कूल की बातें याद करते हुए हंसने लग जाते हैं। तब हेजी उसे बाय करती है और सिगरेट का पैकेट देकर चली जाती है, लेकिन वो सिगरेट नहीं थी, उसमें मैसेज लिखे हुए थे कि स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, इसलिए कभी कभार ही करना। ये पढ़कर तो वो हंसने लग जाता है। फिर यूरी को देखते हैं, वो बेचारी तो पागल हो रही थी कि इतना सब कुछ हो गया, इसलिए अकेले में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। पर मिनी चुपके से तो देख रहा था क्योंकि वो उसका फैन था। उसके बारे में जानने के बाद वो उसे अब क्यूट लग रही थी। तब यूरी जैसे ड्रिंक के लिए बोतल उठाती है तो मिनी उसे रोक लेता है, कहता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूं, और फिर खाना ऑर्डर करता है। कहता है कि ड्रिंक से पेट भरने से अच्छा है कि पहले कुछ खा लो। वहीं दूसरी तरफ यूनजे घर जाता है तो देखता है कि उसके डैड का सामान घर के बाहर रखा हुआ था। अंदर जाता है तो यूना बताती है कि डैड ने मॉम को बिना बताए स्टॉक में पैसे लगाया था, उनके पैसे डूब गए, इसलिए वो डैड से नाराज हो रखी है। तभी उसके डैड का मैसेज आता है कि उन्होंने एक बुक में कुछ पैसे रखे हैं। तब वो उन पैसों को लेकर उनसे मिलने जाता है। वो बेचारे ड्रिंक कर रहे थे। यूनजो ने कहता है कि रिस्क लेना आदमी का नेचर है, सब ठीक है, और आपने कुछ ही पैसे तो कमाए हैं। तो बताते हैं कि उन्होंने $50,000 कमा दिए। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है कि क्या इतने ज्यादा पैसे। उसके डैड तो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे कि अब मैं क्या करूँ, अब घर में तो उसकी माँ आने नहीं देगी, इसलिए होटल में चले जाते हैं। वो उन्हें घर चलने को बोलता है पर मना करते हैं कि कम से कम आज मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं जा सकता। फिर उसे सॉरी बोलते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। उधर यूरी नशे में झूल रही थी और मीनू के सामने पागलों के जैसे हरकत कर रही थी। वो भी ये सोच रहा था कि क्या मैं इसे यहीं पर छोड़कर चला जाऊं। पर यूरी तो अपनी किस को लेकर रोने लग जाती है कि वो मेरी पहली किस थी। उसे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि उसकी पहली किस फेक थी। पहली किस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मीनू उसे ऐसे देखकर उसे किस कर लेता है कि तभी यूरी युंजो को वहां से जाते हुए देखती है। तो मीनू को साइड हटाकर उसे भी साथ में उसके पीछे ले जाती है। वो देखते हैं कि युंजो होटल के अंदर जा रहा था। मीनू को तो लगने लगता है कि कहीं ये मिंजू के साथ तो नहीं आया। यूरी को गुस्सा आता है कि ये मेरी फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है क्या। और जब वो ये बताता है कि मिंजू ऐसे कह रही थी कि कल तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाई, तो ये सुनकर तो यूरी को बहुत गुस्सा आता है और उसे लेकर सीधा अंदर घुस जाती है। जीवन अभी अपने मॉम डैड के पास उनके सैलून में आया था और उनसे उसे काम सिखाने के लिए बोल रहा था। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मुझे काम की जरूरत है, एक लड़का होते हुए मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। उसके डैड तो खुश होते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें सीखना चाहिए। कि तभी उसे यूरी का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देती है। जल्दी से वहाँ पहुँचता है। उसे भी युंजे पर गुस्सा आ रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे चीट कैसे कर सकते हो। इतने में युंजे भी बाहर आने लगता है। उसे सच में यहाँ देखकर तो जून को बहुत गुस्सा आता है और यूरी से तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। कहती है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और उन दोनों को भी बाहर आने को बोलती है। उन्हें यहाँ देखकर तो वो चौंक जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यूरी कहने लगती है कि मिंचू कहाँ है, तुम उसके साथ आए हो ना, और उसने तो उसका टाइमर भी रिकॉर्ड किया था कि तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। वो चौंक जाता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं अपने डैड के साथ यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, सच में मैं अपने डैड के साथ आया हूँ।
जीवन कहता है कि ठीक है, फिर हमें उनके पास ले चलो। तब यूरी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है कि चलो दिखाओ। तो युंजे भी उन्हें रूम पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ से तो कोई लड़की बाहर आती है। अब यूरी ने मिंजू को देखा नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि यही मिंजू है। वो उस पर भड़कने लगती है कि इतने में उसका हस्बैंड बाहर आता है। तो युंजे सॉरी बोलता है कि हम गलत रूम पे आ गए। उसके डैड का रूम तो उनके बगल वाला रूम था। तब जब सच में उसके डैड वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं कि मतलब ये सच बोल रहा था। युंजे फिर उन सबको अपने डैड से मिलवाता है कि देखो ये मेरे दोस्त हैं। यूरी को तो खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने ये क्या सोच लिया था, इसलिए वो बाहर भाग जाती है और जुइन भी कुछ बोल नहीं पाता। बाद में युंजे से घर छोड़ने आता है तो जुइन उससे माफी मांगता है कि अगर मैंने मिंजू के साथ तुम्हें नहीं देखा होता तो मैं उन पर यकीन नहीं करता। वो पूछता है कि तुमने हमें क्या करते हुए देखा। वो बताता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में कैफे में देखा था, तो तुम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। तब युंजे उसे उसके लिए सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें मिंजू के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरा उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी जूनियर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हें और यूरी को किस करते हुए देखा था, तो मुझे कैसा लगा होगा। वो कहता है कि वो रियल नहीं था, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। उसे छोड़ने के बाद जब युंजे घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके डैड बाहर आए हुए थे। उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम क्यूट बनकर आए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो वो वैसे ही क्यूट से बनकर आए हुए थे। वो तो कहने लगता है कि कहीं मॉम आपको ऐसे देखकर डिवोर्स ना दे दे। लेकिन फिर अंदर जाकर देखता है कि उसके डैड तो मॉम के सामने डांस कर रहे थे और उसकी मॉम गुस्सा करने के बजाय उनके साथ डांस कर रही थी। मतलब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तो फिर अगले दिन वो भी वैसा ही गेटअप लेकर क्यूट बनकर पहुंच जाता है जीवन के घर पर और उसके सामने वैसा ही डांस करने लगता है। उसे खुश करने की कोशिश करता है तो वो भी खुश हो जाता है और दोनों डांस करने लग जाते हैं। अब वो दोनों अपने मोमेंट एंजॉय कर रहे थे कि बीच में अड़चन डालने के लिए पहुंच जाती है मिंजू। वो उसे यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर रहने के लिए आ रही है, तो वो दोनों चौंक के जाते हैं। मतलब कि वो और जीवन एक ही बिल्डिंग में रहने वाले हैं। अब इससे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।